नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड जीके क्विक रिवीजन सीरीज़, जिसमें हम पूरे उत्तराखंड का क्विक रिवीजन यहाँ पे कर रहे हैं। ये हमारा इस सीरीज़ का 7वां पार्ट होगा और आज की वीडियो में किन किन टॉपिक्स को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं, जल्दी से उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। आज के वीडियो में हम उत्तराखंड का भूगोल के बारे में बात करेंगे, पूरी भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करेंगे। इसके बाद उत्तराखंड का जो भौगोलिक विभाजन है 8 भागों में किया गया है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। प्रमुख घाटियां उनको यहाँ पे कवर करेंगे। उत्तराखंड की जो प्रमुख पर्वत चोटियां हैं उनको देखेंगे, प्रमुख दर्रों को देखेंगे। उत्तराखंड का पूरा नदी तंत्र, आपको सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में मिल जाएंगे। उत्तराखंड की झील, ताल सब आपको यहीं पर मिलेंगे। गढ़वाल और कुमाऊं के दोनों के ताल, झील सब हम यहीं पे कवर करेंगे, उनसे रिलेटेड तथ्यों को देखेंगे। उत्तराखंड के जो ग्लेशियर हैं उनको भी इसी वीडियो में कवर करेंगे और उसके बाद जो प्रमुख जलप्रपात हैं, कुंड हैं, उनको भी हम इसी वीडियो में देखेंगे। तो इतने सारे टॉपिक आपके एक सिंगल वीडियो में आपका पूरा रिवीजन यहां पर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। अगर आपने इस सीरीज के जो रिवीजन क्लासेस हैं हमारी, इनको प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड के भूगोल से। उत्तराखंड का आकार कैसा है? उत्तराखंड का आकार आयताकार है, ठीक है। बिल्कुल टू द पॉइंट नोट्स हैं और उन्हीं के साथ आपको अपना रिवाइज करना है सीरियल वाइज। उत्तराखंड का आकार लगभग आयताकार है, ठीक है। उत्तराखंड का अगर हम विस्तार की बात करते हैं तो पूर्व से लेकर के पश्चिम तक कितनी लंबाई है उत्तराखंड की? 358 किलोमीटर। यह विस्तार पूछा जाता है कि पूर्व से पश्चिम तक उत्तराखंड की लंबाई बताइए या उत्तर से लेकर दक्षिण तक उत्तराखंड की चौड़ाई बताइए। तो लंबाई 358 किलोमीटर है, चौड़ाई 320 किलोमीटर उत्तराखंड की है, ठीक है। ग्लोब पर अगर हम विस्तार की बात करते हैं तो पहले ग्लोब से रिलेटेड 2-3 बातें उनको डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपके जो सारे कंफ्यूजन है वो यहीं पर क्लियर हो जाए। देखिए, जो ग्लोब होता है, एक रेखा होती है जो ग्लोब को 2 भागों में बांट देती है, उत्तरी ग्लोब और दक्षिणी ग्लोब। इस रेखा को बोला जाता है इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा, ठीक है। इस रेखा के समांतर में जो रेखाएं खींची जाती हैं उनको अक्षांशीय रेखा बोला जाता है, ठीक है। और इधर आपका नॉर्थ पोल होता है, इधर आपका साउथ पोल होता है। इन दोनों को जो मिलाने वाली रेखाएं होती हैं इनको देशांतर रेखाएं बोला जाता है, ठीक है। हम बात करेंगे उत्तरी अक्षांश की और पूर्वी देशांतर की, क्योंकि जो उत्तराखंड है या जो भारत है, भारत उत्तरी अक्षांश में पड़ता है और पूर्वी देशांतर में यानी इधर की साइड को भारत पड़ता है। इसीलिए हम उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर को देखेंगे। तो मैंने आपको अक्षांश रेखा कौन सी होती है? जो भूमध्य रेखा के समांतर खींची जाए। देशांतर रेखा वो होती है जो उत्तरी ध्रुव और आपके दक्षिणी ध्रुव को मिलाए। अब बात करेंगे उत्तराखंड के विस्तार की। देखिए, उत्तराखंड का जो उत्तरी अक्षांशीय विस्तार है यह है आपका 28 डिग्री 43 मिनट से लेकर के 41 डिग्री 27 मिनट तक, ठीक है। अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो इन दोनों को आपने माइनस कर देना है। 2 डिग्री 44 मिनट में उत्तराखंड का विस्तार है, ठीक है। यानी 28 डिग्री से लेकर के 31 डिग्री तक का उत्तराखंड का फैलाव है। और कितना है यह फैलाव? 2 डिग्री 44 मिनट, ठीक है। इसी प्रकार पूर्वी देशांतर की बात करें तो उत्तराखंड का जो फैलाव है आपका 77 डिग्री 34 मिनट से लेकर के 81 डिग्री 02 मिनट तक है, ठीक है। इस रेंज में है, इसमें फैला हुआ है हमारा उत्तराखंड। देशांतरीय विस्तार की बात करें तो माइनस कर देंगे। 3 डिग्री 28 मिनट इसका देशांतरीय विस्तार है। एग्जाम में आपसे डायरेक्ट पूछ लेता है उत्तरी अक्षांश में कौन कौन सा फैलाव है, अक्षांशीय विस्तार बताइए। पूर्वी देशांतर में ये रेंज है, विस्तार इतना है। इन दोनों को केवल आपने माइनस करना है, ये संख्या आपको मिल जाती है, ठीक है। तो ये है ग्लोब पर विस्तार और ऊपर हमने उत्तर से जो इसका फैलाव है उसको भी हमने देखा। चलिए अब बात करते हैं उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है। उत्तराखंड का अगर हम कुल क्षेत्रफल की बात करते हैं, डायरेक्ट नंबर पेपर में पूछा जाता है 53,483 वर्ग किलोमीटर ये उत्तराखंड का टोटल एरिया है, ठीक है।
इसमें भारत का ये कितना प्रतिशत है? तो भारत का उत्तराखंड मात्र 1.69% है। ठीक है, यानी कि पूरे भारत का 1.69% क्या है? उत्तराखंड है। एरिया कितना है? 53,483 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करते हैं तो राज्यों में उत्तराखंड 18वें नंबर पर है, और अगर हम सभी राज्यों को मिला दें, केंद्र शासित राज्यों को मिला दें, तो 20वें नंबर पर उत्तराखंड आ जाता है। ठीक है, केवल राज्यों की बात होगी तो उसमें 18वें नंबर है, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब हट गया है। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र की बात करें तो पर्वतीय क्षेत्र यहां पर लगभग 86% है। इस 53,483 वर्ग किलोमीटर में 86% हिस्सा पर्वतीय है और लगभग 14% हिस्सा यहां का मैदानी है। तो प्रतिशत भी आपको पेपर में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। सबसे बड़ा जिला कौन सा है उत्तराखंड का? तो वेबसाइट के अनुसार सबसे बड़ा जिला चमोली है। 8,030 वर्ग किलोमीटर इसका टोटल एरिया है। और अगर हम सबसे छोटे जिले की बात करें तो चंपावत है। 1766 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। तो सबसे बड़ा, सबसे छोटा, टोटल एरिया, प्रतिशत, क्रम, पर्वतीय, मैदानी, सब हमने नंबर्स यहां पर देखे। उत्तराखंड 2 मंडलों में विभाजित है। तो कौन सा वाला मंडल आपका बड़ा है? तो जो गढ़वाल मंडल है, लगभग 60% हिस्सा गढ़वाल मंडल में पड़ता है उत्तराखंड का, और लगभग 40% के करीब ये कुमाऊं मंडल में आता है। ठीक है, चलिए अब हम उत्तराखंड की प्राकृतिक सीमाओं को देखेंगे। प्राकृतिक सीमाओं की बात करें तो उत्तर में आता है वृहत हिमालय, पश्चिम में आता है टोंस नदी। ठीक है, दक्षिण में तराई और शिवालिक जो क्षेत्र हैं ये उत्तराखंड की दक्षिणी सीमा बनाते हैं। और अगर हम पूर्व में बात करें तो काली नदी उत्तराखंड की प्राकृतिक सीमा बनाती है। तो इसको आपने याद करना है, ये उत्तराखंड की प्राकृतिक सीमाएं हैं। अभी हम राजनीतिक सीमाओं को देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को देखेंगे, सब कुछ बिल्कुल टू द पॉइंट्स, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सब आपको यहीं पर कवर होगा। प्राकृतिक सीमाएं आपसे कैसे पूछी जाती हैं? डायरेक्ट पूछी जाती हैं कि उत्तराखंड के उत्तरी सीमा कौन बनाता है? तो वृहत हिमालय बनाता है, पश्चिमी टोंस बनाती है, दक्षिण में तराई और शिवालिक है, और पूर्व में काली नदी है। अगर हम राजनीतिक सीमाओं की बात करें तो राजनीतिक सीमाओं में उत्तर में तिब्बत है, यानी कि चीन। ठीक है, चीन से लगे हुए जिलों की अगर हम बात करते हैं, कौन कौन से जिले ऐसे हैं जो चाइना के साथ लगे हुए हैं? तो उत्तराखंड के 3 सबसे बड़े जिले, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, ये उत्तराखंड के 3 सबसे बड़े जिले हैं, और तीनों के तीनों चाइना के साथ लगते हैं। इसको याद करना है। और चाइना उत्तरी सीमा में है, ये राजनीतिक सीमा की हम बात कर रहे हैं। फिर आता है पश्चिम में। पश्चिम में उत्तराखंड के साथ हिमाचल प्रदेश है, यानी उत्तराखंड के उत्तर में चाइना है, पश्चिम में हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश के साथ लगने वाले जिले कौन कौन से हैं? तो हिमाचल के साथ केवल 2 जिले लगते हैं, उत्तरकाशी और देहरादून। फिर आता है दक्षिण में। दक्षिण में है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड के 5 जिले लगते हैं, पौड़ी, हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और उधम सिंह नगर। ठीक है, अब इन 2 क्वेश्चन को लेकर के आपने इन दोनों तथ्यों को देखा। एक क्वेश्चन किस तरीके से आपसे पूछा गया था पेपर में, उत्तराखंड का कौन सा जिला है जो सबसे ज्यादा राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो सबसे ज्यादा राज्य उत्तराखंड 2 ही राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, हिमाचल और यूपी। आप देखेंगे देहरादून हिमाचल के साथ भी है, देहरादून यूपी के साथ भी है। देहरादून 2 राज्यों को टच करता है और ये एकमात्र ऐसा जिला है। इसको याद करेंगे। ठीक है, यूपी के साथ वाले पूछे जाते हैं तो इन 5 को आपने याद करना है। सबसे लंबी सीमा यूपी के साथ उधम सिंह नगर बनाता है। ठीक है, फिर आता है पूर्व में। तो पूर्व में उत्तराखंड के साथ नेपाल लगा हुआ है, यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है पूर्वी सीमा। उत्तराखंड की 2 सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय हैं, उत्तरी और पूर्वी। उत्तरी में चाइना लगता है, उसके साथ के हमने जिले देखे। यहाँ पर पूर्व में नेपाल लगता है और नेपाल के साथ आपका उधम सिंह नगर, आपका चंपावत और पिथौरागढ़ ये सीमा साझा करते हैं। तो इनको भी आपने याद करने हैं। ठीक है, 3 जिले आपके चाइना के साथ लगते हैं और 3 जिले आपके नेपाल के साथ लगते हैं, जो इंटरनेशनल बॉर्डर बनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय रेखा को लेकर के और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर राज्य की कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है? तो राज्य की कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें, ये 625 किलोमीटर है।
इस 625 किलोमीटर को डायरेक्ट आपसे पेपर में पूछा गया था। ठीक है, इसको अगर हम बात करें किस देश के साथ कितनी लगी है, तो 625 में से नेपाल के साथ 225 लगी है और तिब्बत और चाइना के साथ अगर हम देखें मिलाकर 350 किलोमीटर की सीमा ये चाइना और तिब्बत के साथ लगी है। तो कुल भी याद करना है, नेपाल भी याद करना है, चाइना भी आपको याद करना है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले जनपदों की अगर हम बात करते हैं, हाँ एक चीज यहां पर याद करना, देखिए नेपाल के साथ भी 3 जिले हैं और चाइना के साथ भी 3 जिले हैं, इस हिसाब से तो 6 जिले हो जाएंगे, लेकिन नहीं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले जनपद अगर आपसे पूछा जाएगा इनकी संख्या 5 है। कौन कौन से हैं, देखिए आपका चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, ये तीनों आपके किसके साथ लगते हैं, ये तीनों चाइना के साथ लगते हैं। और उधम सिंह नगर, चंपावत और ये पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ दोनों के साथ लगता है। ठीक है, तो पिथौरागढ़ आपका दोनों के साथ लगता है, ये दोनों और पिथौरागढ़ चाइना के साथ, ये दोनों और पिथौरागढ़ आपके नेपाल के साथ। तो क्या याद करना है, कितनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले जिले हैं आपके, केवल 5 जिले हैं। कौन कौन से हैं वो हमने देख लिए, चमोली है, उत्तरकाशी है, पिथौरागढ़ है, उधम सिंह नगर और चंपावत। सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जनपद कौन सा है, तो सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जनपद पिथौरागढ़ है, क्योंकि दोनों के साथ ये सीमा साझा करता है। ठीक है, उत्तराखंड का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, तो उत्तराखंड का सबसे दक्षिणी जिला है उधम सिंह नगर। ठीक है, सबसे उत्तरी जिले की बात करें तो उत्तरकाशी, सबसे पूर्वी जिला उत्तराखंड का पिथौरागढ़ है और सबसे पश्चिमी जिला उत्तराखंड का देहरादून है। उत्तर वाला तो सिंपल है, बहुत बार आप इसको नाम से ही पहचान जाएंगे। पूर्वी पूछा जाता है ज्यादातर आपसे, पूर्वी और दक्षिणी, तो दक्षिण में उधम सिंह नगर है और पूर्व में पिथौरागढ़ है। ठीक है, आंतरिक जिलों की संख्या की बात करें तो आंतरिक जिले हमने कल भी देखे थे जब हमने जिलों के गठन के बारे में बात करी थी, मंडल के गठनों के बारे में हमने डिस्कस किया था। उत्तराखंड में 13 टोटल जिले हैं। इन 13 जिलों में से 4 जिले ऐसे हैं जो ना तो किसी दूसरे राज्य को टच करते हैं, ना ही किसी दूसरे देश के साथ सीमा साझा करते हैं। ऐसे जिलों को जो किसी दूसरे बाहरी राज्य या देश को टच नहीं करते आंतरिक जिला कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। 2 जिले गढ़वाल में है आंतरिक, एक है रुद्रप्रयाग, दूसरा टिहरी, और 2 आपके कुमाऊं में है, एक आपका अल्मोड़ा और एक आपका बागेश्वर। यह पेपर में पूछा गया था। उत्तराखंड में आंतरिक जिलों की संख्या 4 होती है, 2 गढ़वाल में है, 2 आपके कुमाऊं में है। सर्वाधिक जिलों से सीमा किस जिले की लगती है, तो सबसे ज्यादा जनपदों को टच करने वाला जिला कौन सा है, वो है आपका पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी की सीमा 7 जिलों के साथ लगती है उत्तराखंड के। ठीक है, यानी जो 12 अदर जिले हैं, पौड़ी को अगर हम हटा दें क्योंकि इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो 12 में से 7 जिलों के साथ यह सीमा साझा करता है। ठीक है, कुमाऊं से केवल 2 याद कर लीजिए, अल्मोड़ा और नैनीताल, इनके साथ पौड़ी लगता है। और गढ़वाल मंडल में उत्तरकाशी को छोड़कर बाकी 5 जिलों के साथ यह सीमा साझा करता है। ठीक है, इसको भी आपने याद करना है। पौड़ी के बाद किसका नंबर आता है, पौड़ी के बाद आपके चमोली और अल्मोड़ा आते हैं। ये दोनों 6-6 जिलों के साथ लगते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हमने उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करी, उत्तराखंड के भूगोल के बारे में, जनपदों के बारे में, विस्तार, फैलाव, इनके बारे में, सीमाओं के बारे में देखा। अब हम इसका भौतिक विभाजन यहां पर देखेंगे। उत्तराखंड का भौतिक विभाजन, उत्तराखंड को 8 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। कितने क्षेत्रों में बांटा गया है, 8 भौगोलिक क्षेत्र। ये भौगोलिक क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो देखिए, गंगा का मैदानी क्षेत्र, तराई क्षेत्र, भाबर क्षेत्र, शिवालिक क्षेत्र, दून या द्वार क्षेत्र, लघु मध्य हिमालय क्षेत्र, इसी को लघु हिमालय भी कहते हैं, इसे मध्य हिमालय कहते हैं, वृहत या उच्च हिमालय क्षेत्र और ट्रांस हिमालयी क्षेत्र। इन 8 भौगोलिक क्षेत्रों में उत्तराखंड को बांटा गया है। अब हम इनको बात करेंगे और इनसे रिलेटेड जो शॉर्ट नोट्स हैं उनको देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे गंगा के मैदानी क्षेत्र की। हम नीचे से शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे हम इसको ऊपर चलेंगे। ठीक है, तो सबसे निचले पे आता है आपका गंगा का मैदानी क्षेत्र। हरिद्वार का अधिकांश भाग इसी के अंतर्गत आता है। यह क्वेश्चन पिछले साल पूछा गया था कि गंगा के मैदानी क्षेत्र में किस जनपद का अधिकांश हिस्सा है, वो हरिद्वार है। ठीक है,
हरिद्वार में बाढ़ वाले क्षेत्र की मिट्टी को क्या बोला जाता है? देखिए, जो गंगा का मैदानी क्षेत्र है जिसके तहत ज्यादातर हिस्सा हरिद्वार का इसी में पड़ता है, इन इलाकों में जो बाढ़ वाले क्षेत्र होते हैं, जहां पर हर साल बाढ़ का पानी पहुंचता है, अपने साथ मिट्टी लेकर आता है, उस क्षेत्र की मिट्टी को खादर बोला जाता है। ठीक है। और ऐसे क्षेत्र जो गैर बाढ़ वाले क्षेत्र हैं, जहां पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता, वहां की मिट्टी को बांगर बोला जाता है। क्वेश्चन बनता है, बाढ़ वाले क्षेत्र की मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर। गैर बाढ़ वाली की मिट्टी को बांगर कहते हैं। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। देखिए, अगर बाढ़ वाला क्षेत्र है तो वहां पर हर साल नई मिट्टी पहुंचेगी, तो यानी कि एक तरीके से खाद का काम कर रहा है। दूसरी तरफ गैर बाढ़ वाला क्षेत्र है, यानी कि जहां पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता, मिट्टी वहां पर वही रहेगी जो पहले थी, यानी वो एक तरीके से भंगार की तरह हो जाएगी। याद करने के लिए आप इसको खाद और भंगार के साथ याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, क्योंकि क्वेश्चन बनता है बाढ़ वाले क्षेत्र और गैर बाढ़ वाले क्षेत्र में। दूसरा है जो भौगोलिक क्षेत्र, तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र जो पड़ता है आपका गंगा के मैदानी भाग के उत्तर में पड़ता है। आपको क्या करना है, हमने गंगा का मैदानी क्षेत्र पढ़ा, अब इसके उत्तर में चलते चलते जाइए, आप धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। पहले तराई का क्षेत्र होगा, इसके बाद हम भाबर क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। इस तरीके से हम ट्रांस हिमालय तक जाएंगे। ठीक है, उत्तर की ओर आपको बढ़ता हुआ रहना है। तराई क्षेत्र की बात करें, इस क्षेत्र की चौड़ाई 20 से 30 किलोमीटर के मध्य मानी जाती है। इस क्षेत्र का निर्माण महीन कणों वाली अवसादों से हुआ है। सीधा क्वेश्चन बनता है, किस क्षेत्र का निर्माण महीन कणों वाली अवसादों से हुआ है? तराई क्षेत्र का। तराई क्षेत्र की जो भूमि होती है यह दलदली होती है। ठीक है, और इस क्षेत्र को तरी वाला क्षेत्र भी बोला जाता है। ठीक है, काफी दलदली भूमि यहां की होती है, तरी वाला क्षेत्र इसी क्षेत्र को बोला जाता है। ठीक है, इस क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं, क्योंकि भूमि कैसी है? दलदली है, ज्यादा हार्ड भूमि है नहीं है। तरी वाला क्षेत्र इसको कहते हैं। जैसे ही आप कुछ भी जमीन पर करेंगे, सीधा पानी वहां पर आप आसानी से उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस क्षेत्र को पाताल तोड़ कुएं बोला जाता है। यह क्वेश्चन भी पेपर में बन चुका है। पाताल तोड़ कुएं कहां पाए जाते हैं? तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, जो पौड़ी और नैनीताल का दक्षिणी इलाका है और उधम सिंह नगर का जो मैक्सिमम इलाका है वो इसी क्षेत्र में आता है, तराई क्षेत्र में। ठीक है, दूसरे राज्यों के लोग भी यहां पर बसे हुए हैं। यह क्वेश्चन भी आपसे पेपर में पूछा गया था, इनमें से किस क्षेत्र में अन्य राज्यों के लोग भी बसे हुए हैं? तरी वाला क्षेत्र तराई क्षेत्र में बसे हुए हैं। ठीक है, तराई में बसे हैं। और पहला बैच जो प्रवासी थे, उनका पहला बैच कब आया? यहां पर 1948 में आया था। इसको भी याद करेंगे। तराई की जब हम बात कर ही रहे हैं तो हिस्ट्री का एक क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है तराई जिले का गठन कब हुआ था? लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी, जब हमने हिस्ट्री ब्रिटिश शासन के बारे में बात करी थी। तराई जिले का गठन 1842 में हुआ था। ठीक है, चलिए, तीसरा क्षेत्र है भाबर क्षेत्र। तो तराई के उत्तर में है। मैंने कहा ना, तराई के बस आप उत्तर में चलते जाइए, सीधा आप हमने शुरुआत करी, वहीं से बस उत्तर में चलते जाना है। तो तराई के उत्तर में है भाबर क्षेत्र। ठीक है, चौड़ाई इसकी 10 से 12 किलोमीटर है। भूमि जो यहाँ की है भाबर क्षेत्र की, उबड़ खाबड़ भूमि है, मिट्टी कंकड़ पत्थर मोटे बालू से यहाँ की भूमि बनी हुई है। और क्योंकि यहाँ की भूमि उबड़ खाबड़ है, मिट्टी कंकड़ पत्थर से यहाँ की मिट्टी बनी हुई है, इसीलिए भाबर क्षेत्र कृषि के लिए अनुपयुक्त मिट्टी यहाँ की मानी जाती है। सीधा क्वेश्चन बनेगा, किस क्षेत्र की मृदा को कृषि के लिए अनुपयुक्त माना जाता है? भाबर क्षेत्र की। ठीक है, इस क्षेत्र का निर्माण प्लीस्टोसिन युग में हुआ था। ठीक है, भाबर क्षेत्र में जलवायु कैसी पाई जाती है? प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो भाबर क्षेत्र में उपोष्ण जलवायु पाई जाती है। ठीक है, इसको भी याद करेंगे। चौथा है शिवालिक क्षेत्र, भाबर के उत्तर का क्षेत्र। केवल उत्तर में आपने चलता रहना है। ठीक है, हिमालय का सबसे नवीन भाग है शिवालिक। ठीक है, हिमालय का सबसे नवीन भाग। हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी भी कौन है? शिवालिक है। इसीलिए शिवालिक को वाही हिमालय भी बोला जाता है, क्योंकि बाहरी है सबसे ज्यादा। ठीक है, और जो महा हिमालय है उसे आंतरिक हिमालय कहते हैं, इसे बाही हिमालय बोला जाता है। ठीक है, हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी है और सबसे नवीन है, इसीलिए इस क्षेत्र में हमें जीवाश्म देखने को मिलते हैं।
ये क्वेश्चन पेपर में बनता है। हिमालय के किस क्षेत्र में हमें जीवाश्म देखने को मिलते हैं? शिवालिक क्षेत्र में। ठीक है, हिमालय की सबसे बाहरी है, इसका अन्य नाम वाही हिमालय या हिमालय का पाद है। हिमालय का पाद भी इसी को बोला जाता है। ठीक है, इसका प्राचीन नाम मैनाक पर्वत है। जो शिवालिक क्षेत्र है इसी का प्राचीन नाम क्या है? मैनाक पर्वत। इसको भी आपने याद करना है। ठीक है, और जो इसका ये नाम है शिवालिक, इसका अर्थ क्या है? शिवालिक शब्द का अर्थ होता है शिव की भौहें। इसको भी याद करेंगे, पूछा जाता है। ये मैनाक वाला तो पेपर में आया भी है। ठीक है, चलिए एक और चीज याद रखना, शिवालिक को उत्तराखंड का हृदय स्थल भी बोला जाता है। ठीक है, इसको भी ध्यान करेंगे। इसकी अगर हम चौड़ाई की बात करते हैं तो 10 से 20 किलोमीटर शिवालिक क्षेत्र की चौड़ाई होती है। ऊंचाई में बात करें तो 700 से लेकर 1200 मीटर तक आपका शिवालिक क्षेत्र इस बीच में पड़ता है। शिवालिक का जो फैलाव है, जो पूरा शिवालिक क्षेत्र है, लगभग ये 7 जिलों में फैला हुआ है। ठीक है, इस क्षेत्र में हमें जीवाश्म देखने को मिलते हैं। ये क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, यहां भूस्खलन और भारी कटाव के कारण गहरी घाटियां पाई जाती हैं। ठीक है, इसको भी याद करेंगे। और यहां की जो जलवायु है, गर्म और आर्द्र जलवायु यहां की हमें देखने को मिलती है। अगर हम उस तरीके से बात करें जलवायु में, जैसे हमने भाबर की देखी, उपोष्ण जलवायु थी। शिवालिक क्षेत्र की जलवायु आपको शीतोष्ण जलवायु, गर्म शीतोष्ण जलवायु यहां की जलवायु है। ठीक है, खनिज की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र भी शिवालिक को ही माना जाता है। इसको भी याद करना है। वर्षा काल में सबसे ज्यादा वर्षा भी शिवालिक में होती है। सबसे ज्यादा पर्यटक भी शिवालिक क्षेत्र में ही आते हैं। इसको भी याद करेंगे। ठीक है, अगला है दून या द्वार क्षेत्र। देखिए, शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में चौरस और क्षैतिज घाटियां पाई जाती हैं। एक तरफ आपका शिवालिक है, इधर आपका मध्य हिमालय है। ठीक है, ये आपकी सबसे बाहरी हिमालय की श्रेणी है, ये बीच वाली हिमालय की श्रेणी है, और फिर आपका महा हिमालय। इन दोनों के बीच में हमें 24 घाटियां देखने को मिलती हैं और इन्हीं घाटियों को दून बोला जाता है। ठीक है, पश्चिम के अंदर इनको दून कहते हैं, पूर्वी क्षेत्र में इनको द्वार बोला जाता है, जैसे देहरादून और हरिद्वार कोटद्वार। ठीक है, इसको भी ध्यान करेंगे। इसके अलावा अगर हम चौड़ाई की बात करते हैं तो चौड़ाई कितनी है इस क्षेत्र की? यहां की चौड़ाई 24 से 32 किलोमीटर के मध्य मानी जाती है। ठीक है, कुछ प्रसिद्ध दून हैं उत्तराखंड के, उनको देख लेते हैं, जैसे कोठारी दून, चौखम दून। ये फेमस दून है, ये आपके पौड़ी गढ़वाल में पड़ते हैं। ठीक है, पतली दून, कोटा दून, ये आपके नैनीताल में पड़ते हैं। इसके अलावा एक दून है जैसे आपका पछुआ दून, ये नैनीताल में पड़ता है। आपका एक है चंडी दून, हरिद्वार में पड़ता है। और एक हरकी दून, ये आपके उत्तर काशी में पड़ता है। ये कुछ फेमस दून जो आपको पता होने चाहिए, खास तौर पर पतली दून, कोटा दून, और जो हमने ऊपर देखे कोठारी और चौखम दून। ठीक है, ये नैनीताल में है, ऊपर दोनों वाले कोठारी और चौखम आपके पौड़ी में थे। एक और चीज, सबसे फेमस दून की बात करें तो वो देहरादून है। ठीक है, इसको भी याद करेंगे। इस घाटी में धान की अच्छी खेती होती है। जो दून घाटी होती है, धान की फसल के लिए काफी अच्छा इसको माना जाता है। दून घाटी में जलवायु कैसी होती है? तो यहाँ की जलवायु उपोष्ण जलवायु है और रहने की काफी अनुकूल स्थितियां इन दून घाटियों में पाई जाती हैं, जैसे देहरादून, हरिद्वार, कोटद्वार। यहाँ पर रहने के लिए उपयुक्त कंडीशंस हैं, उपयुक्त जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। इसीलिए इन क्षेत्रों में अधिक जन घनत्व भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे लघु हिमालय या मध्य हिमालय के बारे में। दोनों एक ही नाम है, इसको भी आपने याद करना है। कई बार पूछ लेता है मध्य हिमालय का अन्य नाम बताइए, लघु हिमालय। ठीक है, शिवालिक और महा हिमालय के बीच में स्थित है आपका लघु हिमालय। ठीक है, मध्य हिमालय और शिवालिक के मध्य कौन सी दरार है? अब इस चीज को यहां पर समझते हुए चलें। देखिए, यहां पर है आपका शिवालिक। ठीक है, इसके बाद आपका मध्य हिमालय आ जाता है और इसके बाद आपका जो हायर हिमालय है, ठीक है, उसको हम डबल एच लिख लेते हैं, हायर हिमालय यानी उच्च हिमालय।
इन दोनों के बीच में कौन सी रेखा है, यह आपसे पूछा गया है। इन दोनों के बीच में वृहत सीमांत दरार है, इसे आपने याद करना है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर के अंदर आ जाता है। वृहत सीमांत दरार की बात करें तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। ठीक है, एमबीएफ जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो उसको आपने याद करना है। मुख्य या वृहत सीमांत दरार शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में पाई जाती है। और अगर हम बात करते हैं कि लघु हिमालय, जो ये आपका मध्य हिमालय है और ये हायर हिमालय, इन दोनों के बीच में कौन सी लाइन पाई जाती है, तो इन दोनों के बीच में आपकी मेन सेंट्रल थ्रस्ट यानी MCT यहां पर पाई जाती है। और यहां पर आपकी कौन सी पाई जाती है, यहां पर आपकी जो MBT है या MBF है, मेन बाउंड्री फॉल्ट, वो यहां पर होती है शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में MBF, और मध्य हिमालय और लघु हिमालय, मध्य हिमालय और हायर हिमालय के मध्य में आपका MCT जिसे हम कहते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट। तो दोनों को याद करना है, पूछा जाता है। ठीक है, शॉर्ट में जल्दी से कर देते हैं। यहां पर शिवालिक है, यहां पर मध्य हिमालय, यहां पर हायर हिमालय। इन दोनों के बीच में आपका MBF होता है, ठीक है, मेन बाउंड्री फॉल्ट, और इन दोनों के बीच में आपका MCT होता है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ये पेपर में आता है, इसको आपने याद करना है। ठीक है, इसका फैलाव की अगर हम बात करते हैं, जो आपका लघु हिमालय है यह आपके कितने जनपदों में फैला हुआ है, यह आपके 9 जिलों में फैला है। इसकी चौड़ाई की बात करें 70 से 100 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। ऊंचाई की बात करें तो 1200 से लेकर के 4500 तक इसकी आपकी ऊंचाई देखने को मिलती है। किसकी? लघु हिमालय की। लघु हिमालय का अन्य नाम क्या है? तो लघु हिमालय का अन्य नाम है हिमांचल। ठीक है, यानी हिम का आंचल। और हिमाद्री किसका है? वो उच्च हिमालय का है। ठीक है, जीवाश्म का अभाव यहां पर देखने को मिलता है। जीवाश्म की बात होगी तो आपको केवल शिवालिक पे जाना है, बाकियों में जीवाश्म हमें नहीं मिलते। यहाँ के वनों की अगर हम बात करें तो यहाँ के वन शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार प्रकार के कोणधारी वन हमें देखने को मिलते हैं। कहां पर? लघु हिमालय, मध्य हिमालय में। ठीक है, इसी क्षेत्र में पड़ता है दूधातोली श्रृंखला। ठीक है, जो आपका लघु हिमालय है इसी में आपकी दूधातोली श्रृंखला पड़ती है, जिसे उत्तराखंड का पामीर बोला जाता है। ठीक है, लघु हिमालय के अंतर्गत आती है। दूधातोली श्रृंखला का फैलाव चमोली, अल्मोड़ा, पौड़ी 3 जिलों में इसका फैलाव है। क्वेश्चन बनता है कहां कहां फैली है दूधातोली श्रृंखला? इन 3 जिलों में। इस दूधातोली श्रृंखला से 5 नदियां निकलती हैं। एक है आपकी पश्चिमी रामगंगा, एक आपकी आटागाड़, एक आपकी पश्चिमी नयार, पूर्वी नयार और बूनो नदी। तो ये 5 नदियां कहां से आती हैं? आपके दूधातोली श्रृंखला से आती हैं। इनको भी याद करना है। कई बार आपको ऑप्शन दे देता है, बताओ इनमें से कौन सी नदी आती है, कौन सी नहीं आती। ठीक है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की समाधि भी कहां है? कोदिया बगड़ में है। यही वो पड़ती है, दूधातोली श्रृंखला में पड़ती है। 12 जून को उनकी स्मृति में यहां पर मेला भी लगता है। ठीक है, और जो गैरसैंण है उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी, वो भी इसी दूधातोली श्रृंखला में पड़ती है। ठीक है, इसको भी आपने याद करना है। 7वां भौगोलिक क्षेत्र है उत्तराखंड का, जिसमें उत्तराखंड को बांटा गया है वृहत हिमालय क्षेत्र। लघु हिमालय के उत्तर में और ट्रांस हिमालय के दक्षिण में ये स्थित है। इसका अन्य नाम है वृहत हिमालय को आंतरिक हिमालय, महाहिमालय, महान हिमालय, मुख्य हिमालय, उच्च हिमालय, इन सब नामों से जाना जाता है। ये सारे नाम किसके हैं? वृहत हिमालय के। ठीक है, इसको आपने याद करना है। मुख्य हिमालय, महान, आंतरिक, उच्च, ये सब इसी के नाम हैं। प्राचीन ग्रंथों में इसे हिमाद्री बोला गया है, इसे आपने याद करना है। ठीक है, जो प्राचीन ग्रंथ हैं हमारे, उसमें किस हिमालयी क्षेत्र को हिमाद्री बोला गया है? हिमाद्री यानी कि बर्फ का घर। किसको बोला है? इसी को बोला है। वृहत हिमालय और मध्य हिमालय के मध्य में कौन सी रेखा है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट, केंद्रीय भ्रंश रेखा। MCT की हमने बात करी थी ना, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, वो इन दोनों के बीच में है। ऊपर मैंने आपको से अच्छे से समझाया था। ठीक है, इसकी चौड़ाई की बात करें 15 से 30 किलोमीटर है। इस वाले पॉइंट को नोट कर लेना, बहुत बार आता है। ठीक है, ऊंचाई की बात करें 4500 से 78-17 मीटर तक इसकी ऊंचाई है।
78-17 क्यों लिखी है यहाँ पर? क्योंकि उत्तराखंड की जो सर्वोच्च पर्वत चोटी है नंदा देवी, उसकी ऊंचाई है 78-17 और मैक्सिमम पर्वत चोटियां हमें इसी क्षेत्र में देखने को मिलती हैं। ठीक है, फैलाव की बात करें तो वृहत हिमालय उत्तराखंड के 6 जिलों में फैला है। ऊपर हमने जो लघु हिमालय है उसके बारे में बात करी थी कि लघु हिमालय 9 जनपदों में फैला हुआ था। ये 9 जनपद कौन कौन से हैं? इन 9 के नाम याद नहीं करने, उन 4 के याद कर लीजिए जहां ये नहीं फैला है। जो आपका लघु हिमालय है वो पिथौरागढ़, बागेश्वर और 2 मैदानी जिले उधम सिंह नगर और हरिद्वार वहां पर नहीं है, उनके अलावा 9 के 9 जिलों में है। यहां पर अगर हम आंतरिक हिमालय की बात करें यानी उच्च हिमालय की बात करें, 6 जिलों में फैला हुआ है। कौन कौन से 6 जिले यहां पे शामिल हैं? उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़, इनमें ये फैला हुआ है। ठीक है, वृहत हिमालय की मूल निवासी कौन है? तो वृहत हिमालय यानी महाहिमालय की मूल निवासी भूटिया जनजाति है। और यह क्वेश्चन बनता है मुख्य हिमालय की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन है? तो मुख्य हिमालय का अगर नाम लेकर पूछेगा तो आप भूटिया का नाम बताएंगे। अगर आपसे पूछेगा उत्तराखंड की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाली बताइए, तब आप नाम लेंगे थारू का। अगर आपसे पूछेगा कुमाऊं की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाली जनजाति, तो भी आप नाम लेंगे थारू का। अगर आपसे गढ़वाल का पूछेगा तब आप जौनसारी को बताएंगे, और अगर आपसे मुख्य हिमालय का पूछेगा तब आप भूटिया को बताएंगे। ठीक है, इसको भी क्लियर करते हुए चलें। फूलों की घाटी वृहत हिमालय क्षेत्र में ही पड़ती है, इसको भी याद करेंगे। जो फूलों की घाटी वाली है, जो कि विश्व प्रसिद्ध है फूलों की घाटी, वो वृहत हिमालय में पड़ती है, इसको आपने ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जो हमारा मसूरी है, रानीखेत है, जो हमारे पर्वतीय इलाके हैं, जैसे दुधातुली हमने देखा वो भी लघु हिमालय में पड़ता है। मसूरी को लेकर एक बार पूछा गया था, मसूरी कौन से हिमालय क्षेत्र में पड़ता है? तो मसूरी भी आपका लघु हिमालय में आता है। रानीखेत ये भी आपका मध्य हिमालय में आता है, यानी लघु हिमालय में आता है। लेकिन जो फूलों की घाटी है ये वृहत हिमालय में स्थित है। अधिकतम ऊंची चोटियां इसी क्षेत्र में स्थित हैं, इसको भी याद करेंगे। जो अधिकतम ऊंची चोटियां हैं, अभी हम पर्वत चोटियों के बारे में भी बात करेंगे, मैक्सिमम आपके इसी क्षेत्र में हमें देखने को मिलती हैं। क्योंकि हमने देखा ना कि ये वाला क्षेत्र की ऊंचाई कहां से कहां तक है, तो 4500 से तो ऊपर ये शुरू ही होता है, 4500 मीटर से कहां तक जाता है? 78-17 तक, जो कि सर्वोच्च ऊंचाई है किसी पर्वत चोटी की राज्य के अंदर। ठीक है, 8वां जो है वो है ट्रांस हिमालयी क्षेत्र। ट्रांस हिमालयी क्षेत्र की बात करें, इसे टिबियान क्षेत्र भी बोला जाता है। ठीक है, टिबियान क्षेत्र भी इसी को कहते हैं। महाहिमालय के उत्तर में स्थित है आपका ट्रांस हिमालय क्षेत्र। ठीक है, इसे तिब्बती हिमालय भी कहते हैं, तैंतीस हिमालय भी इसी को बोला जाता है। ठीक है, और वृष्टि छाया क्षेत्र भी इसी क्षेत्र को बोला जाता है। वृष्टि छाया क्षेत्र वो होता है जहां पर बारिश या तो नहीं होती या केवल नाम मात्र की होती है, तो वृष्टि छाया क्षेत्र भी आपका ट्रांस हिमालय को बोला जाता है। ठीक है, इसकी अगर हम चौड़ाई की बात करें तो 20 से 30 किलोमीटर इसकी कुल चौड़ाई है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 2500 से 3500 के मध्य इसकी कुल ऊंचाई पाई जाती है। और जैसे हमने बोला कि ये महाहिमालय के उत्तर का भाग है। ठीक है, तो महाहिमालय और जो आपका ट्रांस हिमालय है, इन दोनों को अलग कौन करता है? तो महाहिमालय और ट्रांस हिमालय को अलग करती है, इनके बीच में एक लाइन जाती है जिसे हम सच्चर जोन कहते हैं। इसको आपने याद करना है, पूरा नाम है इंडो सांगपो सच्चर जोन, इसे आपने याद करना है, जो इन दोनों को अलग करती है। ठीक है, यहाँ की पर्वत श्रेणियों को जैक्सर श्रेणी भी बोला जाता है, इसे भी आपने याद करना है। सीधा क्वेश्चन बन जाएगा, हिमालय के किस क्षेत्र की श्रेणियों को जैक्सर श्रेणी कहते हैं? ट्रांस हिमालय। ठीक है, चलिए, तो ये हमने उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन को देखा। अब हम उत्तराखंड की कुछ इंपॉर्टेंट घाटियां हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, उत्तरकाशी में स्थित घाटियों की बात करें तो सबसे प्रमुख आती है नेलांग घाटी। नेलांग घाटी बहुत बार पेपर में पूछी गई है, इसके उपनाम आपसे पूछे जाते हैं। नेलांग घाटी आपके उत्तरकाशी में है। नेलांग घाटी को उत्तराखंड का लद्दाख बोला जाता है। इसके अलावा इसे पहाड़ का रेगिस्तान भी बोला जाता है। सीधा क्वेश्चन बनेगा, पहाड़ का रेगिस्तान और उत्तराखंड का लद्दाख किसको कहते हैं? नेलांग घाटी को। और एक खबर आपने पिछले साल देखी होगी, 2021 में गर्तांगली मार्ग था,
काफी समय के बाद, लगभग 40-42 साल के बाद उस मार्ग को खोला गया था, गर्तांगली मार्ग, वो भी आपका इसी घाटी में पड़ता है। ठीक है, तो नेलांग घाटी कहाँ है आपकी? उत्तरकाशी में आती है। उत्तरकाशी की अगर हम अदर घाटियों की बात करें, वारसू घाटी ये भी उत्तरकाशी में है, भैरव घाटी, हरकीदून घाटी, रवाई घाटी, हरसिल घाटी, ये सारी आपकी कहाँ है? उत्तरकाशी के अंदर पड़ती हैं। ठीक है, पिथौरागढ़ की बात करें तो पिथौरागढ़ में आपके सौर घाटी, दारमा, ब्यास, चौंदास घाटी, ये सारी घाटियां पिथौरागढ़ में पड़ती है। एक क्वेश्चन जो हर बार पेपर में पूछ लिया जाता है आपसे कि दारमा और ब्यास घाटी को कौन सा दर्रा जोड़ता है, एक क्वेश्चन हम आगे देखेंगे, सिनला दर्रा। सिनला दर्रा इन दोनों घाटियों को आपस में जोड़ लेता है। ठीक है, इसको भी याद करना है, क्वेश्चन बन जाता है। सौर घाटी भी आपके पिथौरागढ़ में है, चौंदास घाटी भी आपके पिथौरागढ़ में है। चमोली की बात करते हैं, चमोली में कौन कौन सी घाटियां हैं? चमोली में है आपकी चिनाब घाटी, फूलों की घाटी की जैसी दूसरी घाटी चिनाब घाटी कहाँ है? चमोली जनपद में। उर्गम घाटी ये भी चमोली में है। सोल घाटी, देखिए सोर घाटी कहाँ थी? पिथौरागढ़। यह है सोल घाटी, ये आपके चमोली में है। फूलों की घाटी तो सिंपल है, नीति घाटी और हापला घाटी, ये दोनों भी आपके चमोली जनपद में पड़ती हैं। ठीक है, अल्मोड़ा की बात करें तो गेवाड़ घाटी, कोसी नदी घाटी, कोसी नदी घाटी को कुमाऊं के अंदर धान का कटोरा कहते हैं, कहाँ है? अल्मोड़ा में है। बारामंडल घाटी ये भी आपके अल्मोड़ा में पड़ती है। इसके अलावा एक घाटी टिहरी में पड़ती है जो पूछी जाती है, हेवल घाटी। हेवल घाटी कहाँ है? ये टिहरी में पड़ती है। ठीक है, और हम पढ़ते हैं कत्यूर घाटी, जहां पर कार्तिकेयपुर वंश गया था बाद में, तो कत्यूर घाटी, पिंडर घाटी और सुंदर डुंगा घाटी, ये तीनों घाटियां बागेश्वर में हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट घाटियां जो आपसे सीधा पेपर में बन जाती हैं। ठीक है, अब हम उत्तराखंड की प्रमुख चोटियों के बारे में बात करेंगे। देखिए उत्तराखंड में हमने ऊपर देखा कि प्रमुख चोटियां कौन से क्षेत्र में हैं? उच्च हिमालय में हैं। ठीक है, अगर जनपद की बात होगी, राज्य की अधिकांश जो पर्वत चोटियां हैं आपको चमोली जनपद में देखने को मिलेंगी। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पर्वत चोटियां हैं, क्योंकि एग्जाम में आपसे नाम पूछ लेता है, जनपद पूछ लेता है, ऊंचाई पूछ लेता है, तो कुछ इंपॉर्टेंट को हमने यहां पर लिया है, उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आती है नंदा देवी पश्चिमी। नंदा देवी पश्चिमी उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, चमोली में पड़ती है, ऊंचाई इसकी 7,817 मीटर है। यह क्वेश्चन पेपर में बनता है कि उत्तराखंड का उच्चतम स्थान जो है उसकी ऊंचाई बताइए कितनी है, तो आपको सीधा जो सर्वोच्च चोटी है उसकी ऊंचाई वो इनडायरेक्टली आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो नंदा देवी पश्चिमी भी याद रखना, क्योंकि पूर्वी करके भी एक चोटी है, तो एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है, नंदा देवी पश्चिमी की ऊंचाई 7817 है, यह चमोली में पड़ती है। ठीक है, एक और चीज, जैसा मैंने आपको बोला कि अधिकांश पर्वत चोटियां आपकी कहां आती हैं? उच्च हिमालय में आती हैं। हो सकता है एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ ले, उच्च हिमालय की सर्वोच्च चोटी का नाम बताइए, तब भी आपको यही ध्यान रखना है कि इनडायरेक्टली आपसे उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी नंदा देवी पश्चिमी की ऊंचाई पूछी जा रही है। ठीक है, एक और चीज नंदा देवी चोटी को लेकर आपको यहां पर याद करना है, सबसे पहले नंदा देवी चोटी का सफल आरोहण किसने किया था और सबसे पहले प्रयास किसने किया था? पहले प्रयास पर आते हैं। सबसे पहले इस चोटी को आरोहित करने का प्रयास 1905 में लॉन्ग स्टॉफ के द्वारा किया गया था। ठीक है, टीजी लॉन्ग स्टॉफ उसका पूरा नाम था। उसने प्रयास किया 7,817 मीटर चढ़ने का, लेकिन वो असफल रहा। ठीक है, पहली बार कौन चढ़ा? नंदा देवी पश्चिमी की अगर हम बात करते हैं तो पहली बार चढ़ा 1936 में, दो व्यक्ति थे, एक का नाम था टिलमैन और इसका साथी ओडेल। ठीक है, ओडेल और टिलमैन, टिलमैन का पूरा नाम था बिल टिलमैन और ओडेल का पुराना नाम था नोएल ओडेल। ठीक है, तो टिलमैन और ओडेल 1936 में पहली बार किसी ने इस पर्वत चोटी का सफल आरोहण किया, तो इसको आपने याद करना है। दूसरी प्रमुख चोटी है कामेट शिखर। कामेट शिखर उत्तराखंड का दूसरा सर्वोच्च शिखर है, 7,756 मीटर इसकी ऊंचाई है और यह आपके चमोली में ही पड़ता है। कामेट पर्वत का सबसे पहले सफल आरोहण किसने किया था? तो कामेट पर्वत का सबसे पहले 1931 में फ्रैंक स्माइथ ने किया था
आपको याद होगा यहीं से उतर के वो वापस जा रहा था, जब वो इस पहाड़ी से नीचे जा रहा था और तभी रास्ता भटका और कहां पहुंच गया था, फूलों की घाटी में। तो दोनों आपको याद करने, खास तौर पे जो शुरुआत की हैं उनके तो आपको याद करना ही है कि पहला व्यक्ति कौन था इन पर चढ़ने वाला। तीसरी पर्वत शिखर है नंदा देवी पूर्वी। ये पहले पर है, ये दूसरे पर है और ये तीसरे पर है। ठीक है, इसकी ऊंचाई है 7434 मीटर। इसको भी याद करेंगे। इस पे सबसे पहले पोलैंड का एक दल चढ़ा था 1939 में, इसको भी ध्यान करेंगे। ये कहां है, तो नंदा देवी पूर्वी चमोली और पिथौरागढ़ में फैली है। फिर अगला आता है माणा। माणा पर्वत की अगर हम बात करते हैं तो चमोली में है, 72 मीटर इसकी ऊंचाई है। बद्रीनाथ की बात करें, बद्रीनाथ शिखर ये आपके चमोली में है, 7140 मीटर है। चौखंबा शिखर की बात करें, चमोली में है, 7138 मीटर है। त्रिशूल पर्वत की बात करें, यह भी आपका चमोली में पड़ता है, इसकी ऊंचाई भी 7120 के करीब है। पंचाचूली 2-3 बार ये पेपर में आया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, टिक कर दीजिए। पंचाचूली आपके पिथौरागढ़ में है, ऊंचाई पूछी गई थी डायरेक्टली। कई बार आपसे पेपर में मैच कराने के लिए आ जाता है और कई बार डायरेक्ट आपसे ऊंचाई पूछ लेता है। पंचाचूली की ऊंचाई 6904 मीटर है। फिर है नंदाकोट। नंदाकोट आपके चमोली और पिथौरागढ़ पर फैला है, 6800 के करीब इसकी ऊंचाई है। फिर है भागीरथी। भागीरथी शिखर जो पर्वत है आपका, ये उत्तरकाशी में है, 6856 इसकी कुल ऊंचाई है। ठीक है, फिर आता है श्रीकंठ। श्रीकंठ उत्तरकाशी में है, 6728। नीलकंठ चमोली में है, ये आपका 6597। जैसे मैं आपको हर बार क्लियर करता हूं, नीलकंठ मंदिर अगर आपसे पूछेगा तो मंदिर आप पौड़ी बताएंगे, लेकिन अगर नीलकंठ पर्वत पूछेगा तो आप चमोली बताएंगे। और इसी नीलकंठ पर्वत को गढ़वाल क्वीन के नाम से भी जाना जाता है, इसको भी याद करना है। ठीक है, यमुनोत्री की बात करें, यमुनोत्री में आपकी जो यमुनोत्री शिखर है ये आपके उत्तरकाशी में है, 6400 के करीब इसकी ऊंचाई है। और बंदरपूंछ की बात करें तो ये भी उत्तरकाशी में है, 6300 के करीब इसकी ऊंचाई है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्वत चोटियां जो आपसे डायरेक्ट आती हैं, मिलाने के लिए आती हैं, और इनकी हाइट और जनपद आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम उत्तराखंड के प्रमुख दर्रों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सारी जो भौगोलिक स्थितियां हैं उत्तराखंड के, जो इससे रिलेटेड टॉपिक्स हैं आपके, दर्रे, नदी, झील, ग्लेशियर और उसके अलावा जो आपके ताल हैं, पर्वत चोटियां हैं, घाटियां हैं, सब आपको एक सिंगल वीडियो में रिवीजन हो जाएगा। और ये सारे जो नोट्स हैं ये आपके अलग अलग बुक्स से हैं, जैसे मैंने आपको पहले पार्ट में बताया था। इसमें आपको BS नेगी, इसमें आपको परीक्षावाणी अजय रावत, इसके अलावा जो बलूदी जी की बुक है उसका, और साथ साथ में जिसके नोट्स हमने अभी कवर नहीं किए थे, जो आपकी भगवान सिंह धामी जी की पुस्तक आती है, उसके नोट्स भी आपको यहीं पर देखने को मिलते हैं। तो एग्जाम टाइम पे आपको अलग अलग सोर्सेज से पढ़ना नहीं है, पूरा टॉपिक ज्योग्राफी का आपका सिंगल वीडियो में कवर हो जाएगा। बस आपको इसको अच्छे से रिवाइज करना है और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करना है। चलिए अब टॉपिक पर आते हैं। प्रमुख दर्रों की बात करें, सीधा क्वेश्चन आता है, कौन सा दर्रा कौन से जनपद में कौन से जनपदों को आपस में जोड़ता है। ठीक है, पहला है आपका लासपा दर्रा। चंपावत और पिथौरागढ़ को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, तो चंपावत और पिथौरागढ़ इन दोनों को जोड़ने वाला दर्रा लासपा दर्रा। ठीक है, बागेश्वर और पिथौरागढ़ इनको कौन सा दर्रा जोड़ता है, इनको जोड़ता है ट्रेल दर्रा। ठीक है, ट्रेल दर्रे के बारे में हमने बहुत बार बात करी है। 1830 में इसकी खोज होती है, विलियम ट्रेल मलक सिंह बूढ़ा की मदद से इसकी खोज करता है और उसी के नाम पर इसका नाम क्या है, ट्रेल पास। ठीक है, सुंदर डुंगा दर्रा की बात करें, यह बागेश्वर और चमोली को जोड़ता है। देखिए पूछे जाते हैं लासपा, चंपावत, पिथौरागढ़, ट्रेल आपका बागेश्वर, पिथौरागढ़, सुंदर डुंगा, बागेश्वर, चमोली। कालंदी दर्रा, कालंदी दर्रा उत्तराखंड के सबसे 2 बड़े जो जिले हैं, चमोली और उत्तरकाशी, इन दोनों को आपस में जोड़ता है। ठीक है, कालंदी दर्रा 2 सबसे बड़े जिलों को जोड़ता है। फिर है आपका शंखकंठ दर्रा। शंखकंठ दर्रा उत्तरकाशी और हिमाचल को, यानी उत्तराखंड और हिमाचल को आपस में जोड़ता है, इसको भी याद करना है। ठीक है, शंखकंठ दर्रा उत्तरकाशी और हिमाचल को आपस में जोड़ता है। बाराहोती, लातूधूरा, टोपी धुंगा, मार्चियोक दर्रा, ये सारे दर्रे किस किस को जोड़ते हैं, तो ये सारे दर्रे चमोली और पिथौरागढ़ को आपस में जोड़ते हैं।
सिनला दर्रा की बात करें तो ऊपर मैंने आपको बताया था दारमा और ब्यास घाटी, और ये दोनों घाटियां कहां हैं? पिथौरागढ़ में। इन दोनों को आपस में सिनला दर्रा जोड़ लेता है। ठीक है, लिपुलेख, दारमा, नवीधुरा, ऊंटा जयंती, ये सारे दर्रे किस किस के मध्य में हैं? तो ये सारे दर्रे पिथौरागढ़ और तिब्बत को आपस में जोड़ते हैं। थांगला, मुलिंगला, नेलंग, सांगचोकला, ये सारे दर्रे, थांगला तो पूछा भी गया था किसको जोड़ता है? उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है। साथ में नेलंग दर्रा, सांगचोकला, मुलिंगला, ये सब आपके उत्तरकाशी और तिब्बत को आपस में जोड़ते हैं। नीति, किंगरी बिंगरी, माड़ा, डुंगरीला, बालचा, घाटलिया, भ्यूंडार, शलशल, तंजून, चोरहोती, लमलंग। इंपॉर्टेंट कौन सा है? नीति, किंगरी बिंगरी, शलशल, चोरहोती और लमलंग, चमोली और तिब्बत को आपस में जोड़ते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट दर्रे जो आपको एक जगह पर हमने इनको डिस्कस किया, इनको भी याद करना है। कौन किस जनपद को जोड़ता है, कौन कहां है, ये आपसे पेपर में आ जाता है। ठीक है, अब हम उत्तराखंड के नदी तंत्र, उत्तराखंड की नदियों के बारे में बात करेंगे। सारी नदियां हम यहां पर देख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं नदी तंत्र की। अगर हम बात करें, 3 इंपॉर्टेंट नदी तंत्र आपको उत्तराखंड में देखने को मिलते हैं। एक आपका गंगा नदी तंत्र, एक आपका यमुना नदी तंत्र और एक आपका काली नदी तंत्र। इन्हीं तीनों में आपकी सारी नदियां आ जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे गंगा नदी तंत्र की। ठीक है, गंगा नदी तंत्र के कुछ उपतंत्र हैं, उनसे शुरुआत करेंगे। बात करेंगे भागीरथी उपतंत्र के बारे में, क्योंकि आप जानते हैं गंगा भागीरथी और अलकनंदा से मिलकर ही बनी है। तो पहले हम भागीरथी को ले आते हैं, फिर अलकनंदा को ले आएंगे, फिर दोनों को मिलाकर गंगा को आगे चलाएंगे और फिर वहीं पर नयार नदी को भी पड़ जाएंगे। ठीक है, और फिर यमुना और टोंस को मिलाकर काली नदी को हम नेपाल भेज देंगे। चलिए, भागीरथी उपतंत्र की बात करते हैं। भागीरथी नदी आती कहां से है? भागीरथी नदी आपके गंगोत्री के गौमुख नामक जगह से आती है। इसको आपने याद करना है। ठीक है, उद्गम कहां से होगा? यहां पर गौमुख लिखा होना था। ठीक है, गौमुख से आती है, जो गंगोत्री ग्लेशियर में पड़ता है उत्तरकाशी में। गौमुख के समीप भागीरथी में एक नदी मिलती है जिसे हम कहते हैं रुद्रगंगा। ठीक है, ये रुद्रगंगा रुद्रगेरा ग्लेशियर से आती है और गौमुख के समीप यानी शुरुआत में ही भागीरथी से मिल जाती है। जैसे जैसे भागीरथी आगे बढ़ती है, भैरव घाटी में भागीरथी से एक नदी आकर मिलती है जिसे हम जाड़ गंगा या जानवी नदी के नाम से जानते हैं। ये वाली नदी बहुत बार आपसे पेपर में आई है कि भागीरथी और जाड़ गंगा का संगम या जानवी नदी का संगम कहां पर होता है? भैरव घाटी में होता है। ठीक है, ये जाड़ गंगा थांगला या थामला दर्रे से आती है। ठीक है, इसको आपने याद करना है। थांगला दर्रा इसका नाम है, कहीं कहीं पर थामला भी लिखा गया है। यहीं से आती है जाड़ गंगा और कहां पर मिल जाती है? भैरव घाटी में मिल जाती है। इसको याद करना है। ठीक है, इसके बाद झाला के निकट भागीरथी नदी में सियागंगा या सियागाड़ ये नदी आकर मिल जाती है। कहां पर? झाला के निकट। हरसिल में इस नदी में, भागीरथी नदी की हम बात करें, हरसिल में जलंधरी नदी और मुखवा ग्राम में हत्याहारणी नदी इस नदी से आकर मिल जाती है। इसको भी याद करेंगे, क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, फिर आता है गंगोरी। उत्तरकाशी में ही अभी हम हैं। गंगोरी के निकट भागीरथी में असीम गंगा नदी आकर मिल जाती है। ये असीम गंगा बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, बहुत बार पेपर में आती है। असीम गंगा का जो उद्गम होता है ये डोडी ताल से होता है। डोडी ताल 6 कोने वाला एक फेमस ताल है उत्तरकाशी में। यहीं से एक नदी निकलती है असी गंगा या असीम गंगा, और गंगोरी के निकट ये भागीरथी से मिल जाती है। इसकी लोकेशन भी आपने याद करनी है। ठीक है, भागीरथी की अगर हम सहायक नदियों में बात करें, एक आपसे जो हर्षिल में मिलती है जलंधरी, जो भैरव घाटी में मिलती है जाड़ गंगा और जो गंगोरी में मिलती है असीम गंगा, इनके बारे में पूछा जाता है अगर हम उत्तरकाशी की बात करें। ठीक है, गंगोरी के बाद ये नदी आपके पुराना टिहरी में, यानी जिसे हम गणेश प्रयाग कहते थे, वहां पर भिलंगना नदी के साथ संगम कर लेती है। ठीक है, तो भागीरथी और भिलंगना इन दोनों का संगम कहां पर होता है? इन दोनों का संगम गणेश प्रयाग यानी पुराना टिहरी में हो जाता है। यह भी आपसे पेपर में पूछा जाता है। भिलंगना नदी की बात करें तो भिलंगना नदी कहां से आती है? क्वेश्चन बन सकता है, साथ साथ में कवर करते हुए चलेंगे। भिलंगना नदी आपके खतलिंग ग्लेशियर से आती है। ठीक है, और इसी खतलिंग ग्लेशियर के जो ये भिलंगना नदी है,
इसकी कुछ सहायक नदियां हैं जिनके नाम पूछे जाते हैं, आपने पढ़े होंगे, मेदे गंगा, दूध गंगा, धर्म गंगा। ये सारी नदियां किसकी सहायक नदियां हैं? भिलंगना की। और भिलंगना किसकी है? भागीरथी की। भिलंगना क्योंकि एक प्रमुख नदी है, जो टिहरी बांध है वो भिलंगना और भागीरथी पर ही बना हुआ है। ठीक है, इसकी लंबाई 110 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, इसको भी याद करेंगे। ठीक है, इसके बाद देवप्रयाग में भागीरथी नदी के साथ अलकनंदा मिल जाती है। ठीक है, तो भागीरथी को हम देवप्रयाग तक ले आए, अब अलकनंदा को देवप्रयाग तक लाते हैं। अब बात करेंगे अलकनंदा उपतंत्र के बारे में। अलकनंदा आती कहां से है? चमोली के संतोपत शिखर के अलकापुरी बांक ग्लेशियर और संतोपत ताल से आती है। संतोपत शिखर है आपका चमोली में, यहीं पर आपका एक अलकापुरी बांक ग्लेशियर है, यहीं पर आपका संतोपत ताल है और यहीं से निकलती है अलकनंदा। ठीक है, अलकनंदा में केशव प्रयाग में सरस्वती नदी मिल जाती है। क्वेश्चन बनता है केशव प्रयाग में कौन कौन सी नदियों का संगम होता है? तो केशव प्रयाग में अलकनंदा और सरस्वती का संगम होता है। केशव प्रयाग पंच प्रयागों में शामिल नहीं है, इसको भी आपने याद करना है। इसके बाद गोविंद घाट में लक्ष्मण गंगा इसके साथ मिल जाती है, इसको भी आपने याद करना है। ठीक है, यानी पहले कौन मिलती है? सरस्वती पहले मिलती है, इसको आपने याद नहीं करना है। ठीक है, चलिए, गोविंद घाट में लक्ष्मण गंगा इससे मिल जाती है। सरस्वती नदी की बात करें, क्योंकि महत्वपूर्ण नदी है, कहां से आती है? सरस्वती नदी आपकी जो कामेट पर्वत है, कामेट पर्वत में एक जगह है जिसका नाम है रत्ताकोना। ठीक है, रत्ताकोना नामक जगह पर एक ताल है जिसका नाम है देवताल। ठीक है, यहां से आती है सरस्वती। कामेट पर्वत के रत्ताकोना नामक जगह पर स्थित देवताल से सरस्वती नदी आती है, केशव प्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। ठीक है, लक्ष्मण गंगा की बात करें, लक्ष्मण गंगा कहां से आती है? तो लक्ष्मण गंगा आपके हेमकुंड से आती है, इसीलिए लक्ष्मण गंगा को हेम गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे पंचप्रयाग के बारे में। पंचप्रयाग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अपने आप में ये एक अलग सा टॉपिक है, लेकिन हम नदी तंत्र में ही इसको कवर कर जाएंगे। दो महत्वपूर्ण बातें आपसे पूछी जाती हैं, पहली इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हम देखेंगे, और दूसरा कहां पर किस नदी का संगम होता है। पांचों प्रयागों में एक कॉमन नदी है अलकनंदा, इसी के साथ अलग अलग नदियां आकर मिलती हैं और उन्हीं स्थानों को पंचप्रयाग हम कहते हैं। कौन कौन शामिल हैं, चलिए उनको देखते हैं। सबसे पहले पंचप्रयाग में आता है आपका विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग में पश्चिमी धौली गंगा अलकनंदा से संगम कर लेती है। अलकनंदा के बारे में हमने ऊपर देख लिया है, अब हम इन नदियों के बारे में बात भी करेंगे, ऐसे में आपकी और ज्यादा नदियां कवर हो जाएंगी। जो पश्चिमी धौली गंगा है, जिसे विष्णु गंगा भी कहते हैं, विष्णु प्रयाग में अलकनंदा से ये मिल जाती है। विष्णु गंगा का या पश्चिमी धौली गंगा का जो उद्गम होता है कुनगुल श्रेणी धौलागिरी से ये नदी आती है, इसीलिए धौली गंगा कहलाती है। इस नदी की पश्चिमी धौली गंगा की सहायक नदियां हैं ऋषि गंगा, गणेश गंगा, कियोगाड़, गिरथी। ये सारी नदियां इसकी नहीं हैं, इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, ये सारी किसकी हैं? इस नदी की, पश्चिमी धौली गंगा, और ये अलकनंदा की है, इसको भी आपने याद करना है। ठीक है, चलिए फिर आता है दूसरा प्रयाग नंद प्रयाग। ठीक है, नंद प्रयाग में मंदाकिनी नदी, यहां पर नंदाकिनी नदी संगम कर लेती है अलकनंदा के साथ। कौन सी नदी? नंदाकिनी नदी। नंदाकिनी नदी आती कहां से है? तो नंदाकिनी आपके नंदा घुघुटी जो कि त्रिशूल पर्वत में पड़ता है, यहां से आती है चमोली जनपद से। ठीक है, तो नंद प्रयाग में नंदाकिनी के साथ, विष्णु प्रयाग में पश्चिमी धौली गंगा के साथ संगम होता है अलकनंदा का। तीसरा प्रयाग है कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग में अलकनंदा पिंडर नदी के साथ संगम कर लेती है। पिंडर नदी कर्ण प्रयाग में अलकनंदा से संगम करती है और पिंडर नदी को कर्ण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। पिंडर नदी आती कहां से है? तो ये पिंडारी ग्लेशियर से आती है, जो कि बागेश्वर में आपका पड़ता है। ठीक है, पिंडारी की प्रमुख सहायक नदी, पिंडारी की सहायक नदी पूछी जाती है, इसकी फेमस सहायक नदी है आटागाड़। और जब हमने पवार वंश पढ़ा था, आपको याद होगा जो चांदपुर गढ़ था जहां पर कनकपाल पवार वंश की स्थापना करता है, ये चांदपुर गढ़ इसी आटागाड़ के तट पर स्थित है,
ये आटागाड़ पिंडर की सहायक है और पिंडर अलकनंदा की सहायक है। ठीक है, चलिए कहां पर होता है संगम अलकनंदा और पिंडर का? ये होता है कर्णप्रयाग में। ठीक है, फिर आता है रुद्रप्रयाग, ये चौथा प्रयाग है। यहां पर अलकनंदा के साथ मंदाकिनी नदी संगम कर लेती है। मंदाकिनी नदी मंदराचल श्रेणी से आती है, केदारनाथ के समीप है, ये वहीं से आती है आपकी मंदाकिनी। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट सहायक नदियां हैं, जैसे आपकी एक है मधुगंगा। मधुगंगा मंदाकिनी की सबसे प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है, इस मधुगंगा का मंदाकिनी के साथ संगम कहां पर होता है? कालीमठ के निकट ये मंदाकिनी के साथ संगम कर लेती है। इसको भी याद करेंगे। जैसे मैंने कहा कुछ इंपॉर्टेंट सहायक नदियां मंदाकिनी की, और कौन कौन सी हैं? एक है आपकी धूलगाड़। ठीक है, धूलगाड़ नदी ये पेपर में पूछी गई थी। धूलगाड़ और मंदाकिनी इनका संगम अगस्त्य मुनि में हो जाता है, ये भी आपके रुद्रप्रयाग में है। एक आती है आपकी सोन गंगा, जिसे वासुकी नदी भी कहते हैं, ये आपके सोन प्रयाग में मंदाकिनी के साथ मिल जाती है। ये मंदाकिनी की कुछ इंपॉर्टेंट नदियां, और मंदाकिनी कहां पर किससे मिलती है? तो मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। ठीक है, फिर आता है पांचवा प्रयाग देव प्रयाग। ठीक है, सारे प्रयाग हमने देखे। देव प्रयाग में अलकनंदा, जिसे बहू कहते हैं यहां पर, वो भागीरथी के साथ संगम कर लेती है, और इन्हीं दोनों के संगम के बाद जो बनती है उसे ही हम गंगा कहते हैं। क्वेश्चन बनता है गंगा नदी को जो गंगा नाम मिलता है वो किस स्थान के बाद मिलता है? देवप्रयाग में इन दोनों के संगम के बाद मिलता है। ठीक है, जहां पर इन दोनों का संगम होता है भागीरथी सास के नाम से जानी जाती है और अलकनंदा बहू के नाम से जानी जाती है। देवप्रयाग से लेकर अलकनंदा की लंबाई कितनी है? देवप्रयाग तक अलकनंदा की लंबाई 195 किलोमीटर है, और गोमुख से लेकर के देवप्रयाग तक भागीरथी की लंबाई की बात करें ये 205 किलोमीटर है। दोनों की लंबाई याद करेंगे, दोनों मिल जाती हैं। फिर गंगा के नाम से हरिद्वार तक बहती हैं 96 किलोमीटर, और फिर राज्य से बाहर चली जाती हैं। ठीक है, तो भागीरथी की लंबाई भी याद करनी है, अलकनंदा की लंबाई भी याद करनी है, और देवप्रयाग से हरिद्वार तक गंगा की लंबाई भी आपको याद करनी है। ठीक है, चलिए ये हमने देखा, हमने अलकनंदा और भागीरथी दोनों को देवप्रयाग में मिलवा दिया। अब देवप्रयाग के बाद गंगा नदी में कौन कौन सी नदियां हैं उनको देखते हैं। देवप्रयाग के बाद इसको गंगा नाम मिलता है, देवप्रयाग के बाद से देवप्रयाग तक ये भागीरथी के नाम से बहती है। ठीक है, पहला पॉइंट। जो फूल चट्टी है ब्यास घाट पौड़ी में पड़ती है, यहां पर गंगा नदी में नयार नदी आकर मिल जाती है। नयार नदी दो नदियों से मिलकर बनी है, पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार। ठीक है, इन दोनों नदियों के बारे में अगर हम बात करें, पूर्वी नयार आपके जखमूलीधार श्रेणी दुधातोली से आती है। पूर्वी नयार को सियूसी गाड़ या कैन्यूर गाड़ भी कहते हैं। पश्चिमी नयार भी आपके दुधातोली से ही आती है। ये दोनों नदियां पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार, इन दोनों का संगम सतपुली में होता है, और फूलचट्टी नामक जगह पर ये गंगा में मिल जाती है। ये दोनों याद करना है। ठीक है, सतपुली में कौन सी नदी मिलती है? सतपुली में दोनों नयार नदियां आपस में मिलती हैं। जैसा हमने ऊपर देखा था ना, जब हमने दुधातोली श्रृंखला के बारे में पढ़ा था, दोनों नयार नदियां वहीं से आती हैं, सतपुली में जाकर मिलती हैं, और फूलचट्टी नामक जगह पर ये आपके गंगा के साथ संगम कर लेती हैं। ठीक है, ऋषिकेश में चंद्रभागा से मिल जाती है गंगा नदी। ठीक है, पौड़ी में वहां पर आपके ब्यास जो फूलचट्टी नामक जगह है वहां पर नयार नदी से, और फिर ऋषिकेश में आकर चंद्रभागा नदी से ये संगम कर लेती है। इसके बाद रायवाला के निकट ये सोंग नदी से संगम कर लेती है। इसको भी आपने याद करना है, क्वेश्चन बन जाता है कि गंगा और सोंग नदी का संगम कहां पर होता है? ये रायवाला के निकट देहरादून में हो जाता है। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सोंग नदी हमें देती है। कौन सा क्वेश्चन है? देखिए, सोंग की प्रमुख सहायक नदियों के नाम देखिए, सिसवा, वाल्दी, विद्यानला। ठीक है, ये सोंग की सहायक नदी है। सोंग किसकी है? आपकी गंगा की। इसमें भी सबसे प्रमुख नदी सोंग की कौन है? सहायक में अगर हम बात करें वो सिसवा नदी है। सिसवा की कुछ इंपॉर्टेंट नदियां हैं, रिस्पना और विंदाल। ठीक है, तो यही चीज मैं आपको बता रहा था जहां से क्वेश्चन बनता है कि रिस्पना नदी काफी फेमस नदी है। ठीक है, और विंदाल दोनों नदियां किसकी सहायक हैं? सिसवा नदी की।
सिसवा नदी किसकी सहायक नदी है? सोंग नदी की। और सोंग नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा नदी की। इस चीज को आपको याद करना है, ठीक है। हरिद्वार में रतमऊ और सोलानी ये दोनों नदियां गंगा के साथ मिल जाती हैं। क्वेश्चन बनता है हरिद्वार में किन किन नदियों का संगम होता है गंगा के साथ? रतमऊ और सोलानी का संगम हो जाता है, ठीक है। देवप्रयाग से हरिद्वार तक गंगा की लंबाई कितनी है? तो देवप्रयाग से हरिद्वार तक गंगा 96 किलोमीटर बहती है, ठीक है। इसको भी याद करना है। गौमुख से लेकर के देवप्रयाग तक 205 किलोमीटर भागीरथी और संतोपत ग्लेशियर से लेकर देवप्रयाग तक 195 किलोमीटर अलकनंदा और उसके बाद देवप्रयाग से हरिद्वार तक 96 किलोमीटर गंगा, ठीक है। गंगा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, उनको देख लेते हैं, फिर हम आगे नदी तंत्रों के बारे में बात करेंगे। गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? सीधा फैक्ट बेस पर क्वेश्चन आता है। गंगा को राष्ट्रीय नदी 4 नवंबर 2008 को घोषित किया गया। इसको याद करना है, ठीक है। गंगा एक्शन प्लान कब बना था? गंगा एक्शन प्लान 1985 में बना। वाराणसी में इसे बनाया गया था। राजीव गांधी के द्वारा यह बना था, ठीक है। गंगा एक्शन प्लान। स्पर्श गंगा अभियान इसकी शुरुआत कब की गई? स्पर्श गंगा अभियान ये आपके 17 दिसंबर 2009 में शुरू हुआ था, ठीक है। अब क्योंकि इस 17 दिसंबर को शुरू हुआ है, इसीलिए गंगा स्वच्छता दिवस हर साल 17 दिसंबर को मनाया जाता है। नमामि गंगे अभियान इसकी शुरुआत कब हुई? पेपर में आया था। शुरुआत 7 जुलाई 2016 को हुई थी। देखिए, इसको लेकर थोड़ा सा डाउट रहता है कि 2014 में हुआ नमामि गंगे या 2016 में हुआ। 2014 में इसके बारे में बात कही गई थी कि नमामि गंगे शुरू हुआ 7 जुलाई 2016 से। और कहां से शुरू हुआ था? ये हरिद्वार का जो ऋषिकुल मैदान है, इसकी लोकेशन पूछी गई थी। ऋषिकुल मैदान से शुरू हुआ नमामि गंगे 7 जुलाई 2016, ठीक है। इसको भी याद करेंगे। चलिए अब बात करते हैं पश्चिमी रामगंगा नदी तंत्र के बारे में। ये भी गंगा की सहायक नदी है, लेकिन ये गंगा से उत्तराखंड में नहीं मिलती, यूपी में कन्नौज में जाके मिलती है। पश्चिमी रामगंगा की बात करें तो इसे रतवाहिनी या राठवाहिनी के नाम से जाना जाता है। दोनों नाम याद करने हैं, ठीक है। पश्चिमी रामगंगा दूधातोली से ये आती है। कालागढ़ जो कि पौड़ी में पड़ता है, राज्य से बाहर चली जाती है। जो कालागढ़ बांध है, हम पढ़ते हैं कालागढ़ बांध कहाँ है? पौड़ी में है। किस नदी पर है? पश्चिमी रामगंगा पर है। वो इसी नदी पर बना हुआ है, ठीक है, कालागढ़ बांध। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो बिरमा, गागस, बीनो ये पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदियां हैं। कालागढ़ तक इसकी लंबाई की बात करें, दूधातोली से लेकर कालागढ़ तक 155 किलोमीटर ये राज्य में बहती है। कालागढ़ से राज्य से बाहर चली जाती है, फिर यूपी में जाके कन्नौज में ये गंगा के साथ संगम कर लेती है, ठीक है। चलिए, तो ये था गंगा नदी तंत्र। अब हम यमुना नदी तंत्र के बारे में बात करेंगे और इसमें हम दो महत्वपूर्ण नदियां यमुना और टोंस इनको आपस में मिलाएंगे, ठीक है। यमुना का उद्गम कहां से होता है? तो यमुना आपके यमुनोत्री कांठा से आती है। यमुनोत्री कांठा उत्तरकाशी में है, ठीक है। देखिए, उत्तरकाशी में ही आपका गंगोत्री है, जहां गौमुख से गंगा आती है। उत्तरकाशी में ही आपका यमुनोत्री है, जहां यमुनोत्री कांठा से यमुना आती है। दोनों नदियां यानी एक ही जनपद से आती हैं, लेकिन दोनों नदियां मिलती कहां जाकर हैं? यूपी में प्रयागराज में जाकर दोनों नदियां आपस में मिलती हैं, ठीक है। इसको भी ध्यान करेंगे। सहायक नदियों की अगर हम बात करते हैं यमुना की, ऋषि गंगा, हनुमान गंगा, कृष्णा गाड़, कमल गाड़, खतनु गाड़, बरनी गाड़, गडोली गाड़, आसन, इसको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। भद्री गाड़, मुगरा गाड़, बनार गाड़, ठीक है। ये सारी नदियां यमुना की सहायक हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आसन है और सबसे इंपॉर्टेंट टोंस है, ठीक है। सबसे प्रमुख नदी कौन है यमुना की सहायक नदी? सबसे प्रमुख नदी है जो सहायक है यमुना की, वो है टोंस। टोंस नदी रुपिन, सुपिन और रुपिन इन दो नदियों से मिलकर बनी है। जो टोंस नदी है किन नदियों से मिलकर बनी है? सुपिन और रुपिन। जो सुपिन है ये स्वर्ग रोहिणी ग्लेशियर, बंदरपूंछ पर्वत उत्तरकाशी से आती है। जो रुपिन है ये डोडरा क्वार हिमाचल से आती है। दोनों नदियां आपस में मिलती हैं और फिर टोंस नदी का निर्माण करती हैं।
टोंस नदी को ही तमसा नदी के नाम से जाना जाता है। इसको भी याद करना, तमसा यमुना की प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है, किस किस से मिलकर बनी है, कहां कहां से वो दोनों आती हैं, वो हमने देखा। एक और चीज याद करना, जो ये टोंस नदी है यमुना की सहायक है, लेकिन ये यमुना से 2.5 गुना ज्यादा पानी जल लेकर आती है। ठीक है, इसकी लंबाई 148 किलोमीटर है। यमुना और आसन इन दोनों का संगम कहां पर होता है? यमुना और आसन, क्योंकि मैंने आपको बताया ना ऊपर, आसन नदी को याद करना, पेपर में आया था पिछले साल। यमुना और आसन इन दोनों का संगम रामपुर मंडी देहरादून में हो जाता है। और अगर हम यमुना और टोंस की बात करें, इन दोनों का संगम आपके कालसी और डाक पत्थर जो है आपका, इनके मध्य में हो जाता है। ठीक है, इसको भी आपने याद करना है। और ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको आसन नदी याद करनी है। पिछले साल पेपर में आपसे पूछा गया था, ऑप्शन दे दिए थे आपको, बताइए गंगा की सहायक इनमें से कौन सी नहीं है, और ऑप्शन में आसन भी था। तो याद करना, जो सोंग है वो आपकी गंगा की है, आसन जो है ये यमुना की है। ठीक है, यमुनोत्री से धालीपुर तक यमुना की लंबाई कितनी है? यानी उत्तराखंड में बात हो रही है। उत्तराखंड में यमुना नदी की लंबाई 136 किलोमीटर है। ठीक है, और इलाहाबाद तक की अगर हम बात करें, प्रयागराज तक कितने किलोमीटर है? 1384 किलोमीटर है। यानी दोनों नदियां एक ही जनपद से आती हैं, लेकिन 1300 किलोमीटर बाद जाकर ये आपस में मिल पाती हैं। इसको भी आपने याद करना है। प्रयागराज तक लंबाई 1384 है और 136 इसकी उत्तराखंड में है। यमुना को लेकर के क्वेश्चन बनता है, आपने क्वेश्चन देखा होगा, बहुत बार आता है, भारत की सबसे लंबी नदी तो गंगा नदी है। अगर आपसे क्वेश्चन बने भारत की सबसे लंबी सहायक नदी बताइए, तो वो यमुना नदी है। लंबाई कितनी है? 1384। ठीक है, कहां पे जाके किसकी सहायक है? गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। अब बात करेंगे तीसरे नदी तंत्र काली या शारदा नदी तंत्र के बारे में। पिथौरागढ़ के कालापानी से आती है आपकी काली नदी। ठीक है, कालापानी नामक जगह पर ही आपका एक आश्रम है, ब्यास आश्रम, इसी के निकट है आपका कालापानी, वहीं से आती है काली नदी। स्थानीय नाम है इसका कालापानी गाड़ या काली गंगा। तो काली नदी को ही काली गंगा कहते हैं, काली नदी को ही शारदा नदी कहते हैं। भारत और नेपाल की सीमा बनाती है काली नदी। काकागिरी पर्वत जो है इसके बिल्कुल पैरेलल में बहती है काली नदी। इंपॉर्टेंट क्या है यहां पर? इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है, भारत और नेपाल की सीमा कौन सी नदी बनाती है? काली नदी। और ऊपर हमने पढ़ा था भूगोल में, भारत की, उत्तराखंड की पूर्वी सीमा कौन बनाती है? आपकी काली नदी। ठीक है, और राजनीतिक सीमा नेपाल के साथ बनाती है। तो भारत और नेपाल के बीच में काली नदी स्थित है। ठीक है, पिथौरागढ़ के बाद ये नदी चंपावत में चली जाती है। पिथौरागढ़ से आती है, पिथौरागढ़ के बाद ये चंपावत में एंटर कर जाती है। पूर्णागिरि तीर्थ जो कि टनकपुर में है, चंपावत के अंदर, इसके पास में एक मंडी है बरमदेव मंडी, और इस मंडी के बाद यानी टनकपुर के बाद ये नदी नेपाल में प्रवेश कर जाती है। कहां से प्रवेश करती है? नेपाल में, टनकपुर में जो बरमदेव मंडी है वहां से। ठीक है, काला पानी से लेकर के यानी जहां से ये निकली और टनकपुर तक जहां से ये गई, इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 252 किलोमीटर। और उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी भी कौन है? काली नदी, 252 किलोमीटर। नेपाल में इसे शारदा नदी के नाम से जाना जाता है। काली नदी को टनकपुर के बाद शारदा नदी बोला जाता है। ठीक है, स्कंद पुराण में इसे श्यामा नदी बोला गया है। सीधा क्वेश्चन बनेगा, किस नदी को स्कंद पुराण में श्यामा नदी बोला जाता है? काली नदी को। और इस नदी के जो जल है उसे अपवित्र माना जाता है। राज्य के अंदर दो इंपॉर्टेंट नदियां हैं जिनके जल को अपवित्र माना जाता है, यानी जिसके जल को देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता। एक काली नदी है और एक नंदाकिनी नदी है। ठीक है, चलिए, काली में सबसे पहले मिलने वाली नदी कौन सी है? तो काली नदी में सबसे पहले कौन सी नदी आकर मिलती है? काली नदी में सबसे पहले कुठियांगटी नदी आकर मिलती है। कुठियांगटी नदी की अगर हम बात करते हैं तो जैक्सर श्रेणियों से यह आती है, और इसकी कुछ सहायक नदियां हैं जैसे संगचुमना, निरकूट, थुमका। ये सारी सहायक नदियां किसकी हैं? कुठियांगटी की। और कुठियांगटी काली की शुरुआती सहायक नदी है। ठीक है, काली नदी में मिलने वाली उत्तराखंड की अंतिम नदी कौन सी है?
पहली और अंतिम तो आपको याद करना ही है, लेकिन काली में जो बीच में नदियां मिलती हैं, अभी हम आगे देखेंगे, पूर्वी धौलीगंगा यहां पर आएगी, सरयू आएगी, उनको लेकर भी आपको याद करना है। तो पहले शुरुआती और अंतिम देख लीजिए। काली नदी में मिलने वाली अंतिम नदी जो है उत्तराखंड की, वो है लदिया नदी। ठीक है, इसको भी याद करेंगे। चंपावत में चूका नामक जगह है, वहां पर ये काली से मिल जाती है। काली से खेला नामक जगह पर कौन सी नदी मिलती है? तो काली की सहायक नदी है पूर्वी धौली गंगा। ठीक है, पूर्वी धौली गंगा काली से खेला नामक जगह पर मिल जाती है। और पूर्वी धौली गंगा की कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे लिस्सर, जिसे दारमा कहते हैं, नान दारमा, सेलायांगटी, कंचुतिच। ये सारी नदियां किसकी सहायक हैं? ये सारी नदियां पूर्वी धौली गंगा की है, और पूर्वी धौली गंगा काली की सहायक नदी है। ठीक है, फिर आती है काली के साथ जौलजीबी में कौन सी नदी मिलती है? जौलजीबी मेला बहुत प्रसिद्ध है, बहुत बार पेपर में आता है कि जौलजीबी मेला किस नदियों के संगम पर लगता है। जौलजीबी मेला आपके काली और गोरी नदी के संगम पर लगता है। ठीक है, काली और गोरी का संगम कहाँ पे होता है? पिथौरागढ़ के जौलजीबी नामक जगह पर होता है। गोरी गंगा कहाँ से आती है? गोरी गंगा आपके मिलम ग्लेशियर से आती है। एक एग्जाम में और लूसेंट में, एनसीईआरटी में ज्यादातर काली गंगा का उद्गम भी मिलम ग्लेशियर आपको देखने को मिलता है। तो अगर आपसे काली का पूछा जाए, ऑप्शन में मिलम ग्लेशियर हो, काला पानी ना दिया हो, तो आप मिलम ग्लेशियर को ही टिक करेंगे। और अगर काला पानी भी हो तो भी आप मिलम ग्लेशियर को टिक करें, क्योंकि एक बार आयोग ने यह प्रश्न दिया था और उसने भी काली का जो उद्गम माना वो मिलम ग्लेशियर को माना। ठीक है, एग्जैक्ट की बात करें तो गोरी गंगा आती है मिलम ग्लेशियर से। ठीक है, गोरी गंगा की कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे रमलगाड़, मदकानी, गोनखागाड़। इन तीनों में तीनों की तीनों इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है मदकानी। कुछ समय पहले मैंने कम्युनिटी में एक पोस्ट डाला था, एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, मदकानी किसकी सहायक नदी है? और मैक्सिमम लोगों ने अलकनंदा यहां पर आंसर किया। उन्होंने सही से नहीं पढ़ा कि मदकानी लिखा है, मंदाकिनी लिखा है। मंदाकिनी अलकनंदा की है, मदकानी गोरी गंगा की सहायक नदी है। इसको आपने याद करना है। ठीक है, काली को सबसे ज्यादा जल कौन सी नदी देती है? तो काली नदी को सबसे ज्यादा जो जल मिलता है वो सरयू नदी से मिलता है। सरयू नदी कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी है, सबसे पवित्र नदी इसी को माना जाता है, कुमाऊं की। सरयू नदी बागेश्वर के सरमूल झुंडी नामक जगह से ये आती है, इसका उद्गम होता है। पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत, इनका सीमा बनाते हुए ये नदी बहती है, सरयू नदी। पंचेश्वर जो कि चंपावत में है, काली नदी से ये मिल जाती है। तो पंचेश्वर किन नदियों के संगम पर है? पंचेश्वर में आपका काली और सरयू का संगम होता है। सरयू नदी की लंबाई की बात करें 146 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, इसको भी आपने याद करना है। ठीक है, अब बात करते हैं सरयू की प्रमुख सहायक नदी। सरयू किसकी है? काली की। सरयू की भी कुछ प्रमुख हैं, जैसे गोमती नदी। गोमती नदी आपके डेबरा श्रेणी बागेश्वर से आती है और सरयू से बागेश्वर में ही ये संगम कर जाती है। इसको भी याद करेंगे, गोमती और सरयू का संगम बागेश्वर में हो जाता है। बागेश्वर में ही एक डेबरा श्रेणी है, वहीं सर आपकी गोमती नदी निकलती है। मानस खंड के अंदर गोमती नदी को यमुना और सरयू नदी को गंगा बोला गया है, इसको भी आपने याद करना है। ठीक है, फिर आती है पनार नदी। पनार नदी की बात करें तो पनार नदी और सरयू ये दोनों एक दूसरे की नदियां हैं, यानी कि पनार नदी सरयू की सहायक है। काकड़ी घाट में इनका संगम हो जाता है। फिर आता है रामेश्वर तीर्थ। रामेश्वर तीर्थ में पूर्वी रामगंगा, ये भी किसकी सहायक नदी है? पूर्वी रामगंगा आपके सरयू की सहायक नदी है। ठीक है, तो पूर्वी रामगंगा और सरयू इन दोनों का संगम रामेश्वर तीर्थ में हो जाता है। रामेश्वर तीर्थ आपके पिथौरागढ़ में ही पड़ता है। ठीक है, पूर्वी रामगंगा का उद्गम की बात करें तो ये आपके पॉन्टिंग और नामिक ग्लेशियर से आती है। इसकी लंबाई 108 है। किसकी सहायक है? सरयू की। कहां पर मिलती है? आपके रामेश्वर तीर्थ में। ठीक है, फिर है हमारी कोसी नदी तंत्र। कोसी नदी की बात करते हैं। अगर हम कोसी नदी भी आपके एक प्रमुख नदी है उत्तराखंड की, यूपी में जाकर ये रामगंगा से मिल जाती है, तो इसको लेकर भी क्वेश्चन बनते हैं। कोसी नदी की बात करें, कौसानी बागेश्वर के धार पानीधार नामक जगह से आती है कोसी नदी। कुमाऊं में इस घाटी को धान का कटोरा बोला जाता है।
कुमाऊं के अंदर कोसी नदी घाटी को धान का कटोरा कहते हैं, इसको आपने याद करना है, ठीक है। रामनगर से मैदान में प्रवेश कर जाती है आपकी कोसी नदी। उत्तराखंड से किस स्थान से ये जाती है बाहर, तो आप बताएंगे सुल्तानपुर। लेकिन मैदानों की बात करें, बागेश्वर से आती है, अल्मोड़ा में जाती है, कोसी नदी घाटी अल्मोड़ा में है। उसके बाद रामनगर से यानी कि नैनीताल से ये मैदानों में एंटर कर जाती है और फिर उधम सिंह नगर के सुल्तानपुर से ये राज्य से बाहर चली जाती है। इसकी लंबाई 168 किलोमीटर है। फिर यूपी में जाकर ये रामगंगा से संगम कर लेती है, ठीक है। अगली है दाबका नदी। दाबका नदी की बात करें, इसका उद्गम गर्म पानी नैनीताल से होता है। गर्म पानी नामक जगह जो नैनीताल में है। उधम सिंह नगर के बाजपुर से ये राज्य से बाहर चली जाती है दाबका नदी, ठीक है। जो ऐसी नदियां हैं आपकी छोटी छोटी नदियां, इनके आने और जाने का पूछा जाता है, आती कहां से और जाती कहां को है, ठीक है। बाकरा नदी की बात करें, नैनीताल से आती है और उधम सिंह नगर के खानपुर से राज्य से बाहर चली जाती है। गौला नदी की बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट नदी है। जो हल्द्वानी है आपका, ये इसी नदी के तट पर बसा हुआ है। गौला नदी पहाड़ पानी नामक जगह नैनीताल से आती है। राज्य से बाहर ये किच्छा नामक जगह जो कि उधम सिंह नगर में है, वहां से उत्तराखंड से बाहर चली जाती है और इसकी लंबाई उत्तराखंड में 102 किलोमीटर टोटल है, ठीक है। देहुआ नदी की बात करें तो देहुआ नदी नैनीताल से आती है, उधम सिंह नगर से बाहर चली जाती है। नंदौर नदी की बात करें तो नैनीताल में जो चोर गलिया है वहां से आती है और उधम सिंह नगर और नैनीताल की सीमा पर जो नानक सागर बांध है उसमें ये नदी समा जाती है। इसको भी आपने याद करना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नदियां हमने एंड में देखी। शुरुआत हमने गंगा नदी तंत्र से करी थी, बिल्कुल सीरियल वाइज हमने पूरा नदी तंत्र यहां पर कवर कर लिया, ठीक है। सारी प्रमुख नदियां, उनकी सहायक नदियां, सबके नोट्स हमने एक जगह पर कवर किए। अब बात करेंगे उत्तराखंड के झील और ताल के बारे में। सबसे पहले कुमाऊं के बारे में बात करेंगे, ठीक है। कुमाऊं के प्रमुख ताल और झील। झीलों की नगरी व सरोवर नगरी किसे कहते हैं, तो झील नगरी, सरोवर नगरी नैनीताल को कहते हैं। और अगर आपसे क्वेश्चन बने उत्तराखंड में प्राकृतिक झीलों की संख्या सबसे ज्यादा किस जिले में है, तब आप नैनीताल नहीं बताएंगे, तब आप चमोली का नाम लेंगे, ठीक है। चलिए अब पहले कुमाऊं की झील देखते हैं, फिर गढ़वाल के देखेंगे। सबसे पहले आता है भीमताल। भीमताल कुमाऊं का सबसे बड़ा ताल है। सीधा क्वेश्चन बनता है, कुमाऊं का सबसे बड़ा ताल कौन सा है? भीमताल है। इसका आकार कैसा है? इसका आकार त्रिभुजाकार है। इसे भी आपने याद करना है, ठीक है, पूछा जाता है। हर ताल से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो फैक्ट हैं, केवल वही आपको देखने को मिलेंगे, बिल्कुल टू द पॉइंट। दूसरा ताल है कुमाऊं का नौकुचिया ताल। नौकुचिया ताल और भीमताल दोनों के दोनों नैनीताल में है। नौकुचिया ताल नाम से ही पता चल रहा है 9 कोने वाला ताल है, ठीक है। कहा जाता है कि इसके 9 कोने एक साथ नहीं देखे जा सकते, एक बार में आप अधिकतम 7 देख सकते हैं। 9 कोने वाला ताल नौकुचिया ताल कहाँ है आपका? ये आपके नैनीताल में स्थित है, ठीक है। कुमाऊं का सबसे गहरा ताल है। देखिए, सबसे बड़ा पूछेगा तो भीमताल, सबसे गहरा पूछेगा तो आपका नौकुचिया ताल। इसे आपने याद करना है। इसकी गहराई की बात करें तो लगभग 40 मीटर ये गहरा है और सबसे गहरा ताल है ये कुमाऊं का, ठीक है। उत्तराखंड का भी सबसे गहरा ताल आपका नौकुचिया ताल है, ठीक है। इसको भी आपने याद करना है। नौकुचिया ताल जो विदेशी पक्षी हैं या जो पक्षी ही हैं, केवल पक्षियों के लिए भी सबसे अच्छा माना जाता है नौकुचिया ताल को, ठीक है। अगला ताल है नैनीताल। नैनीताल को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इसी ताल या इसी झील के नाम पर। नैनी झील नैनीताल के नाम पर ही उसका नाम नैनीताल पड़ा है, जनपद का। मानस खंड में नैनी झील को त्रिऋषि सरोवर बोला गया है। यह क्वेश्चन बनता है, पिछले साल पेपर में पूछा गया था कि इनमें से किस ताल को त्रिऋषि सरोवर के नाम से जाना जाता है। तो किसको कहते हैं? नैनीताल को, जो कि कहाँ है? आपके नैनीताल में है। मानस खंड में इसको यह नाम दिया गया है। इसकी खोज सीपी बैरन के द्वारा करी गई थी। जो नैनीताल है, जो नैनी झील है, इसकी खोज किसने करी थी? पीटर बैरन के द्वारा 1841 में खोज करी गई। यहीं पर पीटर बैरन ने अपने लिए एक रहने के लिए बनाया था कॉटेज, जिसे हम कहते हैं पिलग्रिम कॉटेज। ये क्वेश्चन पेपर में बनता है। पिलग्रिम कॉटेज का संबंध किस व्यक्ति से है? तो किससे है? आपके पी बैरन से संबंधित है, ठीक है।
जो आपका नैनीताल है ये 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इन 7 पहाड़ियों को सप्तभृंग बोला जाता है। कौन कौन सी पहाड़ियां हैं? चाइना पीक, जिसे नैना पीक भी कहते हैं, ये सबसे ऊंची है इन 7 में। इसके अलावा आयरपात, देवपात, आपकी हाडीगढ़ी, स्नो व्यू, अलमासरिया कांटा और शेर का डांडा, इन 7 पहाड़ियों से घिरी है आपकी नैनी झील या नैनीताल। ठीक है, अगला है आपका 7 ताल। 7 ताल कुमाऊं की सबसे रमणीक झील मानी जाती है। कुमाऊं की सबसे रमणीक झील कौन सी है? तो वो है आपका 7 ताल। नल दमयंती ताल, राम सीता ताल, लक्ष्मण ताल, पन्ना या गरुड़ ताल, पूर्ण ताल, ये कुछ प्रमुख ताल हैं जो इन 7 ताल में शामिल थे। 7 ताल जैसे नाम से ही पता चल रहा है 7 तालों का एक समूह था और इन्हीं में ये प्रमुख आपके ताल हैं। क्वेश्चन याद करना है, ठीक है। नल दमयंती ताल भी इसी ताल का हिस्सा है। किस ताल में मछली नहीं पकड़ी जाती? तो यह है आपका नल दमयंती ताल। मान्यता है कि नल दमयंती ताल में मछली पकड़ना मना है, मछली यहां पर नहीं पकड़ी जाती। जो ये नल दमयंती ताल है इसकी आकृति कैसी है? तो यह आपके अश्वखुर के समान है। ठीक है, अश्वसुर के समान कौन सा ताल है? नल दमयंती ताल। कितने कोने हैं इसके? इसके हैं आपके 5 कोने, इसको भी याद करेंगे। ठीक है, जानवरों के खुर के समान किस आकार है किस ताल का? तो जानवरों के खुर पूछेगा, देखिए अश्व खुर पूछेगा तो नल दमयंती, जानवर का खुर पूछेगा तो खुर पर ताल। इसे भी आपने याद करना है, पेपर में बन जाता है। ठीक है, खुर पर ताल भी आपके कहां पड़ता है? तो ये भी आपके नैनीताल में पड़ता है। ठीक है, द्रोण सागर ताल और गिरी ताल, ये दोनों ताल आपके काशीपुर में पड़ते हैं, पेपर में आते हैं, दोनों को याद करेंगे। श्यामला ताल की बात करें तो ये आपके चंपावत में है। सफेद कमल पुष्पों के लिए प्रसिद्ध है श्यामला ताल। स्वामी विवेकानंद आश्रम इसी ताल के तट पर है। प्रसिद्ध झूला मेला ये इसी ताल के निकट लगता है, इसको भी आपने याद करना है। तो श्यामला ताल को लेकर के इतने सारे फैक्ट आपके आते हैं जो चंपावत में है। चंपावत में एक और ताल है गोल आकृति वाला ताल, ठीक है, झिलमिल ताल है। कौन सा ताल है जिसकी आकृति गोल है? झिलमिल ताल, और ये भी आपके चंपावत में आता है। ठीक है, अगला है तड़ाग ताल। तड़ाग ताल आपके अल्मोड़ा में है और इस ताल से निकासी के लिए 5 सुरंगों का निर्माण किया गया है। क्वेश्चन बनता है किस ताल से निकासी के लिए 5 सुरंगें बनाई गई है? वो है आपका तड़ाग ताल। कहाँ है? अल्मोड़ा में है। ठीक है, अब बात करेंगे गढ़वाल के ताल के बारे में। गढ़वाल में सबसे ज्यादा ताल आपके चमोली में है। पूरे उत्तराखंड में भी अगर हम बात करें सबसे ज्यादा प्राकृतिक ताल आपके चमोली जनपद में हमें मिलते हैं। ठीक है, गढ़वाल का सबसे बड़ा और सबसे गहरा ताल कौन सा है? तो गढ़वाल का सबसे बड़ा और सबसे गहरा ताल सहस्त्र ताल है। ठीक है, ये आपके टिहरी गढ़वाल में है। जैसे हमने कुमाऊं के अंदर देखा, कुमाऊं में सबसे बड़ा भीमताल है, सबसे गहरा नौकुचिया ताल है, लेकिन गढ़वाल में एक ही ताल है जो सबसे बड़ा भी है और सबसे गहरा भी है, जिसका नाम है सहस्त्र ताल। कहां पड़ता है? टिहरी गढ़वाल में। ठीक है, हमेशा बर्फ से ढका रहता है, कौन सा ताल है जो हमेशा बर्फ से ढका रहता है? यम ताल, ये भी टिहरी में पड़ता है। 2 कटोरे नुमा यानी भाई बहन तालों से निर्मित कौन सा ताल है? तो कटोरे आकार के, कटोरे जैसे 2 ताल जिन्हें भाई बहन का ताल कहते हैं, यह है आपका महासर ताल या जिसे मासर ताल भी कहते हैं। ठीक है, तो 2 कटोरे जैसे ताल हैं, भाई बहन का ताल भी इनको बोला जाता है। ये भी आपकी टिहरी में पड़ते हैं। लाल पानी वाला वासुकी ताल, ये भी आपको याद करना है। कौन सा ताल है जिसका पानी लाल है? वो है आपका वासुकी ताल। कहाँ है ये वासुकी ताल? केदारनाथ के समीप है। रुद्रप्रयाग, इसको आपने टिक करना है। हालांकि ये रुद्रप्रयाग और आपका जो टिहरी है दोनों में पड़ता है, लेकिन ज्यादा उपयुक्त आंसर इसका केदारनाथ के समीप है यानी रुद्रप्रयाग है। ठीक है, चलिए, राजहंस देखने को मिलते हैं। किस ताल के निकट हमें राजहंस देखने को मिलते हैं? तो यह है आपका मंसूर ताल। मंसूर ताल जो है आपके टिहरी में पड़ता है। खतलिंग ग्लेशियर के ठीक सामने ही आपका मंसूर ताल है और इसी ताल से हमें राजहंस देखने को मिलते हैं। इसी ताल से एक नदी निकलती है, दूध गंगा। आपको ऊपर याद होगा, नदी तंत्र भी हमने पढ़ा। दूध गंगा इसी ताल से निकलती है जो भिलंगना की सहायक नदी है। ठीक है, इसको भी याद करेंगे। अप्सरा ताल की बात करें, अप्सरा ताल आपके बूढ़ा केदार टिहरी गढ़वाल में स्थित है। ठीक है, बूढ़ा केदार कहाँ है? कई बार तो यही पूछ लेता है।
बूढ़ा केदार आपके टिहरी में है और यहीं पर स्थित है आपका अप्सरा ताल। ठीक है, यहां पर हिमालय की अप्सराएं स्नान करती हैं ऐसा माना जाता है और इसीलिए इसका नाम अप्सरा ताल है। इसी ताल को आंचरी ताल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि आप जानते हैं उत्तराखंड में जो अप्सराएं होती हैं उन्हें आंचरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला है रूपकुंड। रूपकुंड की बात करें तो ये आपके चमोली में पड़ता है। बेदनी बुग्याल के निकट कौन सा कुंड है? तो बेदनी बुग्याल के निकट आपका रूपकुंड है। यहां से कंकाल हमें मिले थे, इसको भी आपने याद करना है, इसको पूरा कर देना। यहां से हमें कंकाल मिले थे। ये कंकाल किसके थे? तो राजा यशधवल और रानी बल्पा, इनके ये कंकाल थे, इनके सैनिकों के कंकाल थे, इसी कुंड से मिले। इसीलिए इस कुंड को, रूप कुंड को कंकाली कुंड या रहस्यमय कुंड के नाम से भी जाना जाता है, इसको भी याद करना है। रूप कुंड को शोध इसके ऊपर किसने किया था? रूप कुंड को फेमस करने का श्रेय या इसके ऊपर शोध कार्य करने का जो श्रेय जाता है वो स्वामी प्रणवानंद को जाता है, इसको भी याद करेंगे। और एक और चीज याद करेंगे, इसी रूप कुंड के ऊपर एक डाक टिकट जारी हुआ था 2006 में 5 रुपए का, उसको भी याद करेंगे। किस वर्ष जारी हुआ? 2006 में। ठीक है, और इसी के अलावा इसी के अन्य नाम जैसे हमने ऊपर बात करी, कंकाली ताल और रहस्यमयी ताल। अगला है संतोपत ताल। संतोपत ताल की बात करें तो ये आपके चमोली में है। इसमें 3 कोने हैं, माना जाता है कि 3 कोनों में ब्रह्मा विष्णु महेश यहां पर निवास करते हैं। ठीक है, तो 3 कोने वाला ताल कौन है? आपका संतोपत ताल। अलकनंदा इसी ताल से आती है और इसी ताल के निकट आपके 2 कुंड हैं जिनको सूर्य कुंड और चंद्र कुंड बोला जाता है। ठीक है, नंदा देवी का डोला किस कुंड के निकट रखा गया था? इसको किस करना, तो नंदा देवी का डोला हेम कुंड के नीचे, होम कुंड के निकट रखा गया था, इसको भी आपने याद करना है। ठीक है, और चमोली में स्थित है, चमोली में ही स्थित है आपका हेमकुंड। होमकुंड अलग है, हेमकुंड अलग है। हेमकुंड जो है ये प्रसिद्ध है कि यहाँ पर जो सिखों के 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह जी, उन्होंने यहाँ पर तपस्या करी थी। हेमकुंड को भी याद करना है, जहां से आपकी लक्ष्मण गंगा निकलती है। होमकुंड को भी आपने याद करना है। ठीक है, गांधी सरोवर या चौराबाड़ी ताल नाम से किसे जाना जाता है? तो गांधी सरोवर, चौराबाड़ी ताल, ये बोला जाता है शरवदी ताल को। ये तीनों नाम एक ही हैं, गांधी सरोवर बोल लीजिए, शरवदी ताल बोल लीजिए, या फिर आप चौराबाड़ी ताल बोल लीजिए। तीनों नाम एक ही नाम है, आपको याद करना है। कहाँ है? रुद्रप्रयाग में स्थित है। नंदा देवी के निकट कौन सा ताल स्थित है? तो नंदा देवी के निकट आपका बेनी ताल स्थित है, चमोली जनपद में। फूलों की घाटी के मध्य में कौन सा ताल स्थित है? तो फूलों की घाटी के मध्य में आपका लिंगा ताल, जो कि चमोली में है, स्थित है। देवियों का ताल या मातृशक्ति का ताल, मातृका ताल कहाँ स्थित है? तो मातृशक्ति का और देवियों का ताल बोला जाता है मातृका ताल को, और ये आपके चमोली में है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करेंगे। ठीक है, 6 कोने वाला ताल कौन सा है? तो 6 कोने वाला ताल है आपका डोडी ताल, जो कि उत्तर काशी में पड़ता है। अत्यंत स्वच्छ जल वाला ताल कौन सा है? तो अत्यंत स्वच्छ जल, जो अपने स्वच्छ जल के लिए प्रसिद्ध है, वो है आपका खिड़ा ताल, ये भी आपके उत्तर काशी में पड़ता है। इसी डोडी ताल के निकट एक आपका काड़ा ताल भी है, बिना जल वाला। ठीक है, इसीलिए इसे काड़ा ताल या अंधा ताल भी कहते हैं, डोडी ताल के निकट है। और इसी डोडी ताल से असीम गंगा निकलती है, जो गंगोरी नामक जगह पर आपकी भागीरथी से मिलती है, जैसा हमने ऊपर देखा। ठीक है, उबले जल के लिए प्रसिद्ध ताल कौन सा है? तो उबलते हुए जल के लिए, उबले हुए जल के लिए प्रसिद्ध है आपका फाचकंडी ताल, जिसे बयां ताल भी कहते हैं। ठीक है, यह अपने उबलते जल के लिए फेमस है। चौखंबा शिखर का प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो चौखंबा शिखर का प्रतिबिंब हमें किसमें दिखाई देता है? देवरिया ताल, जो कि रुद्रप्रयाग में है, यहां पर हमें देखने को मिलता है। इसको भी आपने याद करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अंडकार ताल। तो अंडाकार वाला ताल कौन सा है, यानी ऐसा ताल जिसका आकार अंडे के जैसा है? तो अंडकार वाला ताल है आपका भेंक ताल, जो कि रुद्रप्रयाग में पड़ता है। यह भी पेपर में पूछा गया है। अंडकार वाला ताल आप बताएंगे भेंक ताल, रुद्रप्रयाग। ठीक है, कुछ और इंपॉर्टेंट यहां पर ताल हैं। हमने गढ़वाल और कुमाऊं उनके फेमस तालों को रिवाइज किया। अब कुछ इंपॉर्टेंट ताल हैं, जल्दी से इनको भी देख लेते हैं। बदहाड़ी ताल कहाँ स्थित है? डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, रुद्रप्रयाग में।
भरासड़ ताल कहाँ है? उत्तरकाशी में, और इसी ताल को उत्तराखंड का मानसरोवर भी बोला जाता है। ठीक है। रोहितसाड़ा ताल ये उत्तरकाशी में है। सरताल उत्तरकाशी में है। देखिए सरताल उत्तरकाशी में है, सात ताल आपके नैनीताल में है, दोनों में कंफ्यूजन नहीं करना है। केदार ताल उत्तरकाशी, नचिकेता ताल उत्तरकाशी, सिद्धताल नरसिंह ताल आपके चमोली में है, अरवा ताल ये भी आपके चमोली में है। इसके अलावा जो आपका विरही ताल है ये आपके, जिसे गौना झील भी कहते हैं, जिससे गौना झील निकली, ये आपके चमोली में है। भिलंग ताल टिहरी में है। दुग्ध ताल पेपर में पूछा गया था, पौड़ी में है। विष्णु ताल चमोली में। काक भुषुंडी ताल जोशीमठ चमोली में है, और परी ताल आपके पिथौरागढ़ में है। ये कुछ इंपॉर्टेंट ताल हैं, इनको भी आपको याद करना है, इनकी लोकेशन आपको पूछी जाती है। ठीक है। अब हम बात करेंगे उत्तराखंड के ग्लेशियर्स के बारे में। ग्लेशियर ज़्यादा नहीं है जो इंपॉर्टेंट हैं, और वो उन्हीं से आपसे पेपर में पूछे जाते हैं, तो जल्दी से इनको और इनकी लोकेशन को देख लेते हैं। उत्तराखंड के जो ग्लेशियर हैं किस युग के माने जाते हैं? तो प्लीस्टोसीन युग के इन ग्लेशियरों को माना जाता है। उत्तराखंड में ग्लेशियरों को बमक भी बोलते हैं, इनको हिमानिया भी बोला जाता है। इसको भी आपने याद करना है, क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है। चलिए गंगोत्री ग्लेशियर की बात करें, उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है गंगोत्री ग्लेशियर। कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में स्थित है। सीधा क्वेश्चन बनता है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर बताइए। गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है, उत्तरकाशी में है। जो गंगोत्री ग्लेशियर है कई सारे छोटे छोटे ग्लेशियरों से मिलकर बना है, कई सारे ग्लेशियरों का ये समूह है। इसमें कौन कौन शामिल है? रतनवन ग्लेशियर, चतुरंगी, स्वच्छंद, कैलाश मान, ये सारे ग्लेशियर इसी में शामिल हैं। हो सकता है आपसे पूछ लिया क्वेश्चन चतुरंगी ग्लेशियर कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए चतुरंगी ग्लेशियर गंगोत्री का ही एक भाग है, यानी ये उत्तरकाशी में स्थित है। ठीक है। चलिए उत्तरकाशी के अगर हम अदर इंपॉर्टेंट ग्लेशियर की बात करें तो गंगोत्री तो है ही, इसके अलावा यमुनोत्री ग्लेशियर, डोरियानी ग्लेशियर, बंदरपूंछ ग्लेशियर, स्वर्गरोहिणी ग्लेशियर, ये सब आपके कहाँ हैं? ये सब आपके उत्तरकाशी में स्थित हैं। ठीक है, इनको आपने याद करना है। अगला है पिंडारी ग्लेशियर। पिंडारी ग्लेशियर की बात करें तो ये आपके बागेश्वर जनपद में स्थित है। पिंडारी ग्लेशियर का फैलाव वैसे तो 3 जनपदों में है, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चमोली, लेकिन अगर आपसे एक जनपद का नाम पूछेगा तो आप इसे बागेश्वर में बताएंगे। ठीक है, मुख्यतः पिंडारी ग्लेशियर को बागेश्वर में माना जाता है। ठीक है। राज्य का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है आपका पिंडारी ग्लेशियर। पहला कौन है? गंगोत्री, दूसरे नंबर पे आपका पिंडारी ग्लेशियर आता है। ठीक है। लेकिन अगर आपसे कुमाऊं का पूछ ले, राज्य का और गढ़वाल का, सबसे बड़ा तो गंगोत्री है। अगर कुमाऊं का सबसे बड़ा पूछे पिंडारी ग्लेशियर, जो कि हम बागेश्वर में पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी आप इसे कुमाऊं का नहीं मानेंगे तब। ठीक है, क्योंकि ये कुछ हिस्सा इसका चमोली में भी पड़ता है। शुद्ध रूप से जो पूरी तरीके से कुमाऊं में पड़ता है वो है आपका मिलम ग्लेशियर, जो कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ठीक है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर में है, राज्य का दूसरा सबसे बड़ा है, पिंडारी नदी यहां से आती है और इन 3 जिलों में फैला हुआ है। बागेश्वर के कुछ अन्य ग्लेशियर हैं, उनको देख लेते हैं। सुंदर डुंगी ग्लेशियर, सुखराम ग्लेशियर, कफनी ग्लेशियर और मैकतौली। तो लास्ट के जो ये 3 हैं ये बहुत बार पेपर में आते हैं, इनको याद करेंगे। ठीक है। फिर आता है आपका मिलम ग्लेशियर। मिलम ग्लेशियर आपके पिथौरागढ़ में है। कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर मिलम ग्लेशियर है। मिलम ग्लेशियर से आपकी गोरी गंगा और मिलम नदियां निकलती हैं। ठीक है। पिथौरागढ़ के कुछ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर हैं, उन पर नजर कर लेते हैं। काली ग्लेशियर आपका पिथौरागढ़ में है। ठीक है। नामिक ग्लेशियर पिथौरागढ़ में है, पेपर में बहुत बार आता है नामिक। हीरामणि, रालम, पिनौरा, पोंटिंग, ये सारे ग्लेशियर आपके पिथौरागढ़ जिले में पड़ते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है सतोपत और भागीरथी ग्लेशियर। संतोपत ग्लेशियर और भागीरथी ग्लेशियर आपके चमोली जनपद में है। देखिए भागीरथी नदी उत्तरकाशी से आती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भागीरथी ग्लेशियर भी उत्तरकाशी में है। भागीरथी ग्लेशियर आपके चमोली जनपद में है। नीलकंठ पर्वत के पूर्वी भाग में आराम कुर्सी की भांति दिखाई देते हैं। सीधा क्वेश्चन बनेगा, इनमें से कौन से ग्लेशियर आराम कुर्सी की भांति दिखाई देते हैं? आप इन दोनों का नाम लेंगे। ठीक है, चमोली में है। चमोली में और कौन कौन से हैं? तो चमोली में आपका दूनागिरी ग्लेशियर भी है, हिपराबमक ग्लेशियर भी आपके चमोली जनपद में पड़ जाता है। ठीक है। फिर आता है खतलिंग ग्लेशियर।
खतलिंग ग्लेशियर की बात करें तो टिहरी और रुद्रप्रयाग, जैसा हमने देखा ये दो जनपदों में फैला हुआ है, टिहरी और रुद्रप्रयाग, लेकिन जो मैक्सिमम हिस्सा है वो टिहरी में इसे माना जाता है। भिलंगना का उद्गम स्थल है और विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग भी खतलिंग ग्लेशियर को माना जाता है। ठीक है, फिर है चौराबाड़ी ग्लेशियर। चौराबाड़ी ग्लेशियर आपके रुद्रप्रयाग में है। मंदाकिनी नदी यहीं से निकलती है और इसी के समीप गांधी सरोवर यानी चौराबाड़ी ताल है। ठीक है, तो जो चौराबाड़ी ग्लेशियर है इसी में आपका एक ताल है जिसे हम चौराबाड़ी ताल कहते हैं। यहीं से आपका जो मंदाकिनी है वो इसी यहाँ से ही आपके निकलती है, इसको भी आपने याद करना। और इसी चौराबाड़ी ताल को शरवदी ताल भी कहते हैं, इसी चौराबाड़ी ताल को गांधी सरोवर भी कहते हैं, जो आपके इसी चौराबाड़ी ग्लेशियर में है। ठीक है, तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट तालों को देखा, अपने जो ग्लेशियर हैं उनको देखा। अब हम बात करेंगे जलप्रपात के बारे में। जलप्रपातों को लेकर भी आपसे क्वेश्चन बन जाते हैं। सबसे पहले है सहस्त्रधारा जलप्रपात। सहस्त्रधारा जलप्रपात कहाँ स्थित है? ये आपके देहरादून में है। ठीक है, इस जलप्रपात से कौन सी नदी निकलती है? तो इसी के निकट आपकी वाल्दी नदी निकलती है, इसको भी याद करेंगे। ठीक है, इस सहस्त्रधारा जलप्रपात का जो जल होता है गंधक युक्त इसका जल माना जाता है। ठीक है, यानी कि इसमें गंधक मिला होता है जिससे चर्म रोग ठीक हो जाता है, इसको भी याद करेंगे, पेपर में क्वेश्चन बन जाता है। सहस्त्रधारा जलप्रपात आपके देहरादून, सहस्त्रधारा ताल आपका टिहरी गढ़वाल। ठीक है, अगला है केम्प्टी जलप्रपात। केम्प्टी जलप्रपात की बात करें, देखिए यह आपके जनपद टिहरी में पड़ता है। अगर हम लोकेशन की बात करें तो केम्प्टी आपके मसूरी में है, लेकिन मसूरी का कुछ हिस्सा देहरादून में है, कुछ हिस्सा टिहरी में है। जो केम्प्टी जलप्रपात है वो जनपद टिहरी, लोकेशन मसूरी में पड़ता है। ठीक है, टाइगर फॉल की बात करें, टाइगर फॉल जलप्रपात आपके देहरादून में है। वसुंधरा जलप्रपात बहुत बार पेपर में आया है, माणा में है, चमोली में ये स्थित है। ठीक है, मुनस्यारी प्रपात नाम से ही बता देंगे, पिथौरागढ़ में है। विरथी जलप्रपात पिथौरागढ़ में है और पेपर में पूछा गया है। विरथी जलप्रपात कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़। भुरमुनी जलप्रपात ये भी आपके पिथौरागढ़ में है। भेलछड़ा जलप्रपात ये भी पिथौरागढ़ में है। भट्टा फॉल और हाड़ी फॉल ये दोनों आपके मसूरी, देहरादून में पड़ते हैं। इन दोनों का जनपद देहरादून है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें कॉर्बेट जलप्रपात, कॉर्बेट जलप्रपात आपके नैनीताल में पड़ता है, इसको भी आपने याद करना है, पूछा जाता है। इसके अलावा अदर जलप्रपातों की बात करें, जैसे गरुड़ चट्टी जलप्रपात ये आपके पौड़ी में पड़ता है। इसके अलावा खराड़ी जलप्रपात ये उत्तरकाशी में आपका पड़ जाता है, इसको भी आपने याद करना है, यहां से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे उत्तराखंड के कुछ प्रमुख जलकुंडों के बारे में, क्योंकि हमने बोला था ना हमारा लास्ट टॉपिक क्या होगा, उत्तराखंड के प्रमुख जलप्रपात और जलकुंड। अब हम जलकुंड की तरफ देखेंगे। सलधर नामक जो आपका कुंड है कहाँ स्थित है? तो सलधर नामक झरना या कुंड आपके चमोली में स्थित है। भौरी अमोला कुंड ये कहाँ है? ये आपके रुद्रप्रयाग में स्थित है, भौरी अमोला कुंड। मदनकोट कुंड की बात करें, ये पिथौरागढ़ में है। तप्त कुंड, नारद कुंड, त्रिकोण कुंड, मानुसी कुंड, सत्यपत कुंड, आप ध्यान से देखिए ये आपके पंच कुंड हैं जो बद्रीनाथ के निकट हैं। ठीक है, तो पांचों कुंड आपको याद करने हैं, अलग अलग करके आपको दे सकता है, बताओ ये वाला कहाँ स्थित है, त्रिकोण कुंड कहाँ है, मानुसी कुंड कहाँ है। ये पंच कुंड का हिस्सा है, बद्रीनाथ के निकट चमोली में आते हैं। टिहरी में बात करें तो टिहरी में आपका नरसिंह कुंड आता है। रुद्रप्रयाग में रेतस और हंस कुंड जो हैं ये आपके रुद्रप्रयाग में पड़ते हैं। ठीक है, पिथौरागढ़ में आपका पार्वती, मैसर, थामरी, कटोज ये सारे कुंड आपके पिथौरागढ़ जिले में पड़ते हैं, इनको आपने याद करने हैं। कुछ इंपॉर्टेंट ठंडे और गर्म पानी के कुंड भी हैं जो आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो जो पिथौरागढ़ के हमने यहाँ पर देखे हैं, ये आपका थामरी, पार्वती, मैसर ये सारे कुंड पिथौरागढ़ के ठंडे पानी के कुंड हैं। चमोली की बात करें ठंडे पानी के कुंडों की तो इनको लिख लीजिए, जैसे बेदनी कुंड है, होम कुंड, हेम कुंड, गोरी कुंड, ऋषि कुंड, ये सारे गर्म पानी, ये ठंडे पानी के हैं। अदर की बात करें तो एक ठंडे पानी का कुंड है जिसका नाम है नंदी कुंड, ये आपके रुद्रप्रयाग में है। एक ठंडा पानी का कुंड है जिसका नाम है देवी कुंड, ये बागेश्वर में है। और एक और ठंडे पानी का है जिसका नाम है देव कुंड, ये उत्तरकाशी में है। तो नंदी कुंड रुद्रप्रयाग, देवी कुंड बागेश्वर और देव कुंड आपका उत्तरकाशी।
इसी प्रकार गर्म पानी के अगर हम कुंडों की बात करते हैं तो यमुनोत्री का सबसे फेमस सूर्य कुंड आता है। बद्रीनाथ में एक आपका तप्त कुंड है। इसके अलावा एक गौरी कुंड जो ठंडे पानी का था वो चमोली में था, लेकिन एक गौरी कुंड रुद्रप्रयाग में है जो गर्म पानी का है। ऊपर जो हमने देखा भोरा अमूला कुंड वो भी गर्म पानी का है रुद्रप्रयाग में, ठीक है। और गंधक युक्त कुंड गंगानी ये आपके उत्तर काशी में है, ये भी गर्म पानी का है, पेपर में पूछा गया था, ठीक है। तो इसको भी आपने याद करना है। तो फ्रेंड्स ये था हमारी सीरीज थी उत्तराखंड जीके क्विक रिवीजन सीरीज, जिसमें हमने आज उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति को पूरा देखा और उससे रिलेटेड, क्योंकि भूगोल का भी अब वेटेज बढ़ गया है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने उत्तराखंड के पूरी भूगोल देखा, सभी जिले देखे, अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखी, भौगोलिक विभाजन देखा, घाटियां देखी, चोटियां देखी, दर्रे, नदियां, झील, ताल, ग्लेशियर, जलप्रपात, कुंड, सारी भौगोलिक चीजें हमने इस वीडियो के अंदर यहां पर कवर करी। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।